एक मंकी मैजिक की वीडियो पे कितना रेवेन्यू बनता है? आपको तो पता ही नहीं है कि YouTube कितने पैसे देता है। इस सीरीज ने ही आपको वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर बना दिया। बहुत इजी है व्यूज लाना YouTube पे, मैं ये बोलता हूँ। क्या वायरलिटी का प्रेशर आया? प्रेशर हिट किया टुवर्ड्स दी। हाउ डू यू अर्न एज अ ट्रैवल क्रिएटर? वी मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम। मैंने एक वीडियो सोचा हुआ है, ये कोई लड़की करेगी तो बहुत वायरल जाएगा। जितने भी लोग दीवारों पे सुसु कर रहे हैं ना, वो जाके वहां पे देखे और अरे सर क्या कर रहे हो। मंकी मैजिक नाम क्यों है चैनल का? कौन सी ब्रांड्स के साथ काम करना पसंद है? वो बहुत पसंद है। वाह, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं एक रेड लाइट एरिया के अंदर गया। एक क्रिएटर को कैसे डील करना चाहिए विद मेंटल प्रेशर? मैंने इंट्रोडक्शन सोचा है। हाँ ठीक है, तो गो मैं फॉर इट, बोलती हूँ, गो ठीक फॉर है? इट, गो फॉर इट। बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना तेरे को एज अ पर्सन, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट माई फेवरेट करंट कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, धन्यवाद। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड ह्यूमन बींग्स ऑफ माई लाइफ। Wow. मतलब क्रेजी जर्नी रही है तुम्हारी यूट्यूब पे। 2015 से शुरू किया और 10 साल हो गए। शुरू किया और 7 साल तक 10,000 20,000 हाँ। सब्सक्राइबर्स, हाँ, और फिर उसके बाद फास्टेस्ट यूट्यूबर, ग्रोइंग यूट्यूबर इन द वर्ल्ड बनना, 3-4 पेजेस खड़े कर देना। आई थिंक कि नंबर्स नहीं डिफाइन करते थे को। आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और पैशनेट लव टूवर्ड्स फिल्म स्टोरीज डिफाइन करता है देखो। एंड यू हैव बिन able to beautifully capture Indian trains, Indian rivers, Indian stories. जब मेरे को याद है मेरे कुछ 100 के फॉलोअर्स थे, तूने मेरे को पूरा दिल्ली घुमाया था और घुमाते घुमाते बहुत सारे लेसन्स दिए थे which really helped me. तो my aim today is कि आज हम फ्यूचर क्रिएटर्स को भी कुछ लेसन्स दे पाएँ। तो जो हमने यूट्यूब पेज लर्न शुरू किया है उसमें एम यही है कि हम लोग फ्यूचर क्रिएटर्स से बात करें, करंट क्रिएटर्स की लर्निंग्स ऑनेस्टली उनसे शेयर करें। थैंक यू फॉर योर वर्क रौनक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लर्न विद केके के पॉडकास्ट के लिए और उस पे मेरे को सबसे पहले बुलाने के लिए। Thank you मेरे को so लगता है इससे बेटर गेस्ट आपके पास नहीं हो सकता फॉर द फर्स्ट एपिसोड दैट यू आर डूइंग। कई सालों तक यूट्यूब किया, वो नहीं चला, फिर एक सीरीज आई 100 Days ऑफ ड्रीमिंग। अब उस सीरीज की एक वीडियो दिखानी है मेरे को, दिखा दो। जो 3rd वीडियो थी एंड आई थिंक वंदे भारत, हाँ फर्स्ट वीडियो टू गो वायरल थी, है ना? तो वो वीडियो देखते हैं साथ में और फिर डिस्कस करते हैं कि व्हाई डिड इट कनेक्ट टू सो मेनी पीपल। ठीक है। ठीक है, चलो। अब वैसे तो इंडियन रेलवेज की एक सर्टेन इमेज मेरे दिमाग में बनी हुई थी, पर वो इमेज तुरंत ही टूट जाती है जैसे ही मैं इस गाड़ी के अंदर पैर रखता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के अंदर घुसते ही एक चाय के साथ मेरा वेलकम किया जाता है और अभी मैंने वही चाय का काम खत्म करके रखा ही होता है। इस सीरीज के बारे में बता देती हूँ कि 100 डेज तक रोज रौनक ने एक वीडियो अपलोड की, एक शॉट एवरी डे और कुछ 1,27,000 रुपीज लगा के ऑलमोस्ट पूरा इंडिया 100 दिन घूमा। और इस सीरीज ने ही आपको वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर बना दिया 2 दिन के लिए। और इससे आपके फॉलोअर्स 12,000 से 1 मिलियन पहुंच गए, 1.2 मिलियन पहुंच गए Almost, हाँ। 60 डेज में। क्या हुआ ऐसा? देखो, सबसे पहले तो रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे भारत तब रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब 2-4 महीने हुए होंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज्यादा लोग वंदे भारत में बैठे नहीं है, मैं खुद भी नहीं बैठा था, इसलिए मैं क्यूरियस था, है ना? तो रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक हमेशा टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि मासेस को वही अट्रैक्ट करेगा। तो वंदे भारत पूरा इंडिया जानना चाहता है कैसी है ना? क्योंकि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया, एक चीज में इंटरेस्ट है। क्योंकि तब जैसा वंदे भारत नहीं आई थी, आज वंदे भारत पे वीडियो बनाऊं तो नहीं आएंगे उतने व्यूज, क्योंकि पुरानी चीज हो गई यार, देख लिया लोगों ने 3 साल पहले, है ना? ठीक है। तो इसलिए रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी ना प्रेजेंटेशन थोड़ी यूनिक है, जो उस टाइम तो नहीं होती थी, अब तो होती है बहुत ज्यादा, तब नहीं होती थी। तब कोई शॉर्ट्स की सीरीज नहीं बनी थी और इस तरह से शॉर्ट्स बनते भी नहीं थे। तो एक प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे म्यूजिक आ रहा है, वॉइस ओवर आ रहा है, एक लड़का मुंह बना रहा है अजीब अजीब से, एक्सप्रेशंस दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन यूनिक हो गया। उसके बाद इसका ये बहुत ही इजी टू कंज्यूम है ना? इजी टू कंज्यूम कैसे? फ्रेंडली है। म्यूजिक आप देखो कितना कैसा सा है, एकदम बढ़िया। रघु दीक्षित सर का म्यूजिक है। सॉरी सर, आपको मैंने क्रेडिट नहीं दिया था, सर का डीएम आया मेरे को, इट वुड बी नाइस इफ यू हैव गिवन क्रेडिट। फिर क्या बोला? मैंने कहा सॉरी सर। तो फ्रेंडली
हाँ, ह्यूमरस है, थोड़ा सा इजी टू कंज्यूम है, बट उसके साथ साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि भाई वंदे भारत में जब आप जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसका ट्रेडिशनल ब्लॉग बनाते तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं वंदे भारत में आया हूँ, चलिए पहला खाना खाएंगे, बकवास है। मतलब 10 मिनट में क्यों वो चीज़ फोड़नी जो आप 1 मिनट में बता सकते हो। बट वही है जो लोगों को अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी हो गई, टॉपिक अच्छा हो गया और इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई, एंटरटेनमेंट भी हो गया। इस चीज category में आ पे गया। थोड़ा सा डबल टैप करूंगी कि कितना % इमोशन रियल होता है और कितना % हम थोड़ा हाइप करते हैं। इमोशन तो सारा रियल होता है, एक्सप्रेशन थोड़े मेरे एग्जैजरेटेड हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि फेक चीज वर्क नहीं करती, ये मैंने समझ गया हूँ। तो अगर मैंने कुछ नहीं फील किया या कुछ कम इंटेंसिटी पे फील किया और मैं वो ज्यादा इंटेंसिटी पे दिखा दिया, वो नहीं कनेक्ट करेगा। अगर आज के आज ये वीडियो सेम ऐसी ही वीडियो कोई डालेगा तो ये चलेगा? चलेगा, हाँ। इतना नहीं चलेगा। मैंने ये भी पढ़ा था या सुना था कि कहीं कि अंकित बनियापुरिया ने भी बोला कि वो इंस्पायर हुए थे इस सीरीज से। 75 हार्ड में ना, क्या वायरलिटी का प्रेशर आया? तब पता ही नहीं था क्या होता है वायरल होना ना। और द गुड थिंग वाज कि मेरे पास ऑलरेडी इसके बाद 20-25 वीडियोस बने हुए थे, तो प्रेशर एक्चुअली हिट नहीं किया, पर एक्चुअल प्रेशर हिट किया टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि तब बहुत इमेंस हो गया था। मतलब आप 60 दिन में 10 लाख लोग आपको जुड़ गए हैं, आपको साला 7 साल में कमेंट नहीं आए कभी, अब आपको इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी हालत खराब हो जा रही है, छुप छुप के आप बाहर निकल रहे हो, कोई पहचान ना ले मेरे को। तो ऐसा करते हुए तो बहुत प्रेशर हो गया था। बट वही 25 दिन तक नहीं था, क्योंकि मैं 25 वीडियो बना चुका हूँ, मैंने 25 दिन बाद डालना शुरू किया है। तो इसने जो मेरे को इम्पैक्ट किया वो मेरे अगले 25 वीडियो में नहीं झलकेगा। तो आपको 25 वीडियो में वही बचपना, वही ऑनेस्टी, वही केयरलेसनेस दिखेगी, जो शायद आगे ना दिखे, क्योंकि फिर मैं थोड़ा और केयरफुल हो गया कि अब मैं ये नहीं बोल सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता। तो तब नहीं था ऐसा। एक क्रिएटर को कैसे डील करना चाहिए विद मेंटल प्रेशर? अपने पास वालों से बात करके, और कोई तरीका नहीं है। और आपको सोशल मीडिया, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, टॉप कमेंट्स पढ़ता हूँ खाली, जो टॉप आते हैं ना यूट्यूब पे, क्योंकि वो सही होते हैं। मतलब उसमें अगर आपको कोई फीडबैक भी दे रहा है तो भी वो सही फीडबैक है। हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? शॉर्ट्स बनाओ। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू मेक शॉर्ट्स एंड देन you wish कि you are able to convert that shorts का audience into long का audience। क्या सिर्फ शॉर्ट्स बना के भी यूट्यूब Yes, चैनल ग्रो कर सकते हैं? 100% बिल्कुल कर सकते एंड हो। वुड यू रेकमेंड? नो। क्या है, देखो YouTube, अब आप YouTube पे क्यों आए हो? 2 रीजन है। एक, आप अपना कोई बिजनेस चलाने आए हो, पैसे कमाने आए हो। एक है कि आप एक्चुअली वीडियोस बनाने आए हो, ठीक है? तो अगर आप दूसरे जॉनर में ऑपरेट करते हो तो आप बिना लॉन्ग बनाए रह ही नहीं पाओगे। यार इसमें मजा नहीं है, लॉन्ग बनाते हैं, चाहे व्यूज नहीं आ रहे पर लॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा रियल है। शॉर्ट्स बना सकते हो, मतलब मेरे को जो सही अप्रोच लगती है आज की डेट में, आप स्टार्ट करो शॉर्ट्स बनाने से। जब आपके 1 लाख करीब कुछ हो जाए तो आप लॉन्ग फॉर्म पे डालना शुरू करो, बट शॉर्ट्स रोको मत। शॉर्ट डलते रहेंगे तो लॉन्ग फॉर्म पे व्यूज आते रहेंगे। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा लॉन्ग फॉर्म बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि बस लॉन्ग बना दिया व्यूज आएगा, वैसा नहीं है। अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाओगे तो आएंगे ही आएंगे, फिर मल्टीपल फोल्ड में व्यूज आएंगे। आपके लिए अभी इन योर चैनल हाउ व्हाट इज अ गुड व्यू फॉर यू? एक वीडियो अगर आप 500K अगर आपके चैनल पे आ रहे हैं, मतलब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर के चैनल पे, तो मेरा 500K मेरा आ रहे हैं। चैनल ना अलग सीन है थोड़ा चैनल का, क्योंकि वो शॉर्ट से ग्रो हुआ है ना? तुम्हारा भी शॉर्ट से ग्रो हुआ है, बट द थिंग इज मैं अब शॉर्ट डालता ही नहीं हूँ। तो लॉन्ग फॉर्म के मेरे एक्चुअल सब्सक्राइबर्स काफी कम होंगे, मेरे को लगता है कि 7-8 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो उस बेसिस पे 500 के व्यूज मैं बोलता हूँ कि मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं, मेरे चैनल पे आ जाना मेरे को मस्त लगता है। और अगर 500 के व्यूज आ रहे हैं एक वीडियो में, तो कितना उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहता है? आई थिंक मेरा तो 34-35% ही रहता है। कितने लंबी वीडियो पे? 25 मिनट की तो होती है। तो 25 मिनट की वीडियो पे अराउंड 10 मिनट तक का लोग देखते होंगे। 8-9 मिनट 8-9 मिनट ये एवरेज रहता है। एक शुरू से शुरू करते हैं, मंकी मैजिक की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आइडिया से शुरू करती हूँ कि कौन सा आइडिया एक मंकी मैजिक की वीडियो बनने के केपेबल है, कैसे डिसाइड करते हो? अभी ना चीजें बदल गई हैं, पहले अलग था। आज से अगर मैं 1 साल पहले की बात कर लूं तो बनता था आइडिया बेस्ड कंटेंट। किसी ने टाइटल पढ़ लिया तो उसके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और वो ट्रैवल के अराउंड ही होगा। उसके मतलब प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है, विच मीन्स वो ट्रैवल है। और वो टाइटल ही इतना क्यूरियस होगा कि कोई बंदा उस पर क्लिक करे बिना रह ना पाए। तो इस तरह के हमने कुछ वीडियोस करे, जैसे हमने करा स्पेंडिंग 4 days इनसाइड इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन।
तो ट्रेन में जनरली आप 12 घंटे 20 घंटे बैठते हो, एक दिन बैठ जाओगे 30 घंटे मैक्स, जब आपको लगता है कि 80 घंटे ट्रेन में बैठना है तो ये कैसा होता है। तो एक क्यूरियोसिटी वो करता है लोगों में। ऐसे आइडिया, जैसे एक और ट्रेन का वीडियो किया था कश्मीर से कन्याकुमारी इन जनरल, कि अगर आपको 4 दिन जनरल में बिताना पड़े तो क्या हो जाएगा। बट देन मेरी लाइफ में और मेरे कंटेंट में एक चेंज आया जब मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए गया। मेरे चैनल पे है वॉकिंग अलोंग साइड नर्मदा ऐसा करके कुछ नाम है उसका, मेरे को नाम भी याद नहीं है उस वीडियो का भी। बट उस वीडियो से मेरी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वो एक वायरल वीडियो नहीं है, तो मेरे को नहीं था कि उस पर आएगा। बट वो वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाई थी, मतलब मेरे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल थी वो वीडियो। तो वो वीडियो लोगों को इतना कनेक्ट कर गई कि उस पर तो मिलियन व्यूज़ हो ही गए। कमेंट्स भी इस तरह के आ गए कि अच्छे कमेंट्स, मतलब जिसमें लोगों ने दिल भर के लिखा है। आई डोंट थिंक मेरे और किसी वीडियो पे हैं। ये चीज़ आपने मेंशन की कि नोशन में बहुत सारे आइडियाज़ लिखे हैं। हाँ, तो जब एक नया क्रिएटर आइडिया सोचे तो क्या सिस्टम्स फ्रेमवर्क्स लगाए कि उसके पास एक बैंक रहे? आइडियाज लिखने चाहिए हमेशा, क्योंकि आप नहीं लिखोगे, आपने सोच लिया XYZ टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो चले जाएगा। आइडियाज लिखते ही आइडिया एक्सपैंड कर जाता है, आइडिया डिस्कस करते आइडिया ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि आपको आइडियाज बाउंस अराउंड करने चाहिए। इसलिए भी एक टीम जरूरी है, या फिर कोई दोस्त ऐसे जरूरी है जिनके साथ आप आइडियाज शेयर कर पाओ। स्क्रीन राइटिंग करते हैं ना, अगर आप अपना आइडिया एक लाइन में नहीं सुना पा रहे हो तो आइडिया की आपको क्लैरिटी नहीं है। तो यही होता है, जब आपको कोई नया आइडिया आता है, आप पहली बार किसी को सुनाते हो तो वो पैराग्राफ होता है, मैं ये करूंगा, ये होगा, ये होगा, करते करते वो उसमें एक लाइन बन जाती है। जब वो एक लाइन बन गई, मतलब आइडिया की आपको क्लैरिटी है, देन गो फॉर इट, देन डू इट। जब YouTube शुरू किया तो क्या सोच के शुरू किया? मेरे को फिल्म मेकिंग से प्यार है, मेरे को कैमरा और इस दुनिया से प्यार है, तो मैं बनाना तो फिल्म ही चाहता हूँ। अब फिल्म मेकर बनने का रूट बहुत कठिन है अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है। तो मैं इस लाइन में तो चले गया, पहले कॉलेज डेज से ही कैमरा वैमरा से काम करना शुरू किया। और द गुड थिंग इज, मैंने जैसा भी काम किया मैंने उसे ऑनलाइन डाला। तो बहुत लोग, प्रॉब्लम ही हो जाती है, बहुत लोग ना अपना काम शोकेस ही नहीं करते हैं। जब तक आप शोकेस नहीं करोगे आप अपनी ग्रोथ नहीं देख सकते, आप बेटर नहीं होगे उस काम में। तो मैंने डालना शुरू किया, और उससे ना मैं अपने जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स पास आउट होकर अब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मैं उनकी नज़र में आया कि उनको लगा कि अरे ये लड़का तो सही काम कर रहा है, और ये तो अभी सेकंड ईयर में है तो सस्ते में भी काम कर देगा। मतलब सस्ते में काम की बात नहीं है, बट उनको लगा कि यार ये सही लड़का है, इसको बुलाते हैं। तो फिर सिमर भैया थे, आई वुड लाइक टू थैंक हिम अ लॉट। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं कॉलेज के आई थिंक सेकंड ईयर में था, मास कम्युनिकेशन की मैं पढ़ाई कर रहा था, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की। तो उन्होंने मेरे को ना मुंबई बुला लिया, तो मेरे को सेट्स पे काम करने को मिला प्रॉपर। मैंने टाटा टी के लिए एक शो शूट किया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें की, और बहुत सारी एडिटिंग करी। तो मेरे को उस दुनिया में जाने का मौका मिला। सपना यही था कि मेरे को फिल्म मेकर बनना है। तो YouTube एज अ साइड प्रोजेक्ट चल रहा था कि यार कुछ फन करते हैं, कुछ बना देंगे जब टाइम मिलेगा। बट यहाँ पे फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे मैं पैसा भी कमा रहा हूँ और मेरी ग्रोथ भी हो रही है। बट यहाँ पे आई हैड दिस रियलाइजेशन कि जो भी लोग मेरे सीनियर थे, जो इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं, मेरे को तो अभी 2 महीना हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि यार 10-10 साल से काम कर रहे हैं, ये अभी भी AD की पोजीशन पर ही हैं। तो मेरे को लगा यार ये रूट तो सही नहीं है, ये रूट में तो बहुत कॉम्पिटिशन है, और आपको इवेंचुअली करने को भी नहीं मिल रहा जो आपको करना है। तो मेरे को लगा ये अप्रोच ठीक नहीं है। क्या करते हैं, पहले ना सीखते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। तो FTI में मैंने अप्लाई किया, दैट वाज 2019। मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, 3 साल कॉलेज के किए, मैं 3 साल कॉलेज में काम किया। फिर मेरा FTI के अंदर 2019 में हो गया। कोर्स का नाम था स्क्रीन राइटिंग फॉर वेब एंड टेलीविजन, और मैंने राइटिंग के बारे में बहुत चीज़ें सीखी, जो मैं बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा समझना है कि होता क्या है। मतलब लोग बोलते हैं आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हो, आप राइटिंग कैसे सीखोगे? राइटिंग एक टेक्निकल काम नहीं है, क्रिएटिव काम ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है, उसकी भी एक अप्रोच होती है। जैसे टीवी शो लिखा जाता है तो वो डेली लिखा जाता है ना, तो जैसे YouTube वीडियोस भी डेली बनाए जाते हैं या वीकली बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ रूटीन्स, कुछ फॉर्मेट फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो मैंने वहाँ पे सीखा कि नहीं, राइटिंग सीखी जा सकती है। ऑब्वियसली जो आ रहा है वो आपके अंदर से आ रहा है, आप वहाँ उसकी फॉर्मेटिंग सीख रहे हो। एक थोड़ा सा यहाँ पे और डीप डाइव करूँगी कि क्या क्रिएटर को, या फिर एनीवन हु इज़ इन द क्रिएटिव फील्ड, उसको क्या फिल्म मेकिंग टाइप का स्कूल परस्यू करना चाहिए? क्या होता है उस स्कूल में? थोड़ा सा एक इंसान जो कभी FTI के अंदर नहीं घुसा है, उसके लिए पेंट करो पिक्चर की क्या हो रहा है, कैसे टाइप के असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, कैसे टाइप के लोग आपके क्लासमेट्स हैं। उसमें सबसे अच्छी बात, पहली बात तो फिल्म स्कूल्स मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं खाली वही फिल्म स्कूल रेकमेंड करता हूँ जो कि लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट है। जैसे FTI हो गया, या फिर SRFTI हो गया, इवन विस्लिंग वुड भी सही है। विस्लिंग वुड इसलिए सही है क्योंकि ऑल्दो बहुत महंगा है,
बट वहाँ पे फैकल्टी जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं ना, वो बहुत अमेजिंग होते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार इंडस्ट्री में ये बंदा 50 साल काम किया और वो आपको आके लेक्चर ले रहा है, बात कर रहा है, तो आप उस 1-2 घंटे में इतना कुछ सीख जाओगे जो कि आप नॉर्मली नहीं सीखोगे। तो फिल्म स्कूल अगर अच्छा है तो जाओ, अगर कुछ मीडियोकर सा है तो आई वुड नॉट रेकमेंड। उससे बेटर है किसी को असिस्ट कर लो। ये वाली तो एडवाइस सबको मैं देना चाहूँगा। उसके बाद उसमें असाइनमेंट्स किस तरह के होते थे ना, वहाँ पे पता चलता था कि क्लास, द बेस्ट थिंग इज क्लास लिमिटेड है। 13 बच्चे पढ़ रहे थे मेरी क्लास में खाली। वैसे तो उसमें और भी कम होते हैं, 10 बच्चे ही होते हैं शायद। मेरी क्लास में 13 बच्चे थे और सबको ना सेम टॉपिक दिया गया। जैसे एक असाइनमेंट मेरा फेवरेट है, तो उसमें हमें क्या किया गया, हमें बोला सर ने कि आज तुम्हें मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, इन 4 में से कोई भी एक जगह चुन लो और उस जगह फिर तुम्हें विजिट करना है और आज पूरा दिन वहाँ बिताओ, एंड देन कल एक कहानी उस जगह पे लिख के लेके आओ। पुणे के अंदर इंस्टीट्यूट है, तो पहली जगह थी शनिवार वाड़ा, उसके बाद दूसरी जगह थी बुधवार पेट वो है रेड लाइट एरिया है वहाँ का, एंड देन एक हॉस्पिटल बोला उन्होंने कि कोई भी आप हॉस्पिटल चले जाओ सरकारी, और फिर एक और कोई जगह बोली थी, मेरे को याद नहीं है। तो सब लोग, अब 13 बच्चे अलग अलग जगह पे गए। तो मैं गया बुधवार पेट और वो मेरा फर्स्ट टाइम था दैट मैं एक रेड लाइट एरिया के अंदर गया, बिल्डिंग्स के अंदर गया, अंदर जाके देखा और काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर रात में घर गया, कहानी लिखी और जब कहानी प्रेजेंट करी तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है। आप अगर कभी मान लो ऐसे एरिया में आप गए नहीं, आप मान लो एक रेड लाइट एरिया में कभी गए नहीं, तो आप कहानी लिख सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है वहां पे होता क्या है। बट आपकी कहानी ना ग्राउंडेड, रूटेड, रियल नहीं लगेगी, थोड़ी ऐसे ऊपर ऊपर से लगेगी। बट जब आप वहां समय बिता लेते हो तो आप जब कहानी लिखोगे, जो कैरेक्टर लिखोगे, इवन जो छोटा इंस्टेंस लिखोगे ना, वो बहुत ज्यादा हिट करेगा क्योंकि वो रियल है। 5 things that a film school taught you. These can be, ये ऐसी स्किल्स भी हो सकती है, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं, स्टोरी टेलिंग के कुछ लेसन्स भी हो सकते हैं। फिल्म स्कूल में ना आपको एक नई दुनिया देखने को मिलती है, आपको पता चलता है, वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिलता है। पहले भी आप खुद से भी कर सकते हो, बट वहाँ जाके एक डिफरेंट लेवल पे एक्सपोजर मिलता है, तो वो सही रहता है। उसके बाद क्योंकि FTI एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो आपको वहाँ अरुणाचल के बच्चे भी मिल जाएंगे, आपको केरला के बच्चे भी मिल जाएंगे। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, वो भी बहुत ज़्यादा सही होता है अगर आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो, क्रिएटिवली आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो। और क्रिएटिविटी ना बिना डेडलाइन के होती नहीं है सही में, वरना तो आप 3 महीने ले लोगे। अब जैसे ये बुक है, अगर मैं इसको 1 महीने की डेडलाइन लेता, 1 महीने में भी लिख लेता, 1 साल की लेता, 1 साल में भी लिख लेता, और फर्क 2-3% का पड़ता। तो एक डेडलाइन के साथ ही क्रिएटिविटी होती है। तो इफ यू आर अ न्यू क्रिएटर एंड ट्राइंग टू ग्रो ऑन यूट्यूब या फिर एनीवेयर, मेक श्योर यू हैव अ शेड्यूल। इफ यू वांट, देन ऐसा करो, हर सैटरडे एक वीडियो डालो। वीडियो 19-20 हो सकता है, अच्छा नहीं है, हो सकता है, बट डेडलाइन फॉलो करने की कोशिश करो, उससे ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और बहुत ज़्यादा होगी। आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक वीडियो बनाने के प्रोसेस में कितने सारे सब प्रोसेसेस हैं जिसमें तुम फैल सकते हो कि तुम स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी बैठे रहो, कभी तो परफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये आइडिया ऑफ परफेक्शन कि जब ये परफेक्ट होगा तभी मैं पोस्ट करूँगी, ये बहुत लिमिट कर देता है कई सारे। परफेक्शन तो क्रिएटिविटी होती ही नहीं है वैसे। हाँ, क्रिएटिविटी का मतलब ही है थोड़ा फ्रुगैलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप ये सोचोगे जब तक मेरे पास बहुत महंगा कैमरा, बहुत महंगी लाइट नहीं आएगी, मैं तो वीडियो नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपके सामने बैठी है, तो ऐसा तो नहीं है। अब आपने बताया कि ये किया था बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिल्ली से, और वो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जितना FTI। मैं गया ही नहीं कभी। हाँ, मतलब यार बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं विद? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, भीड़ होती है क्लास में, 60 बच्चे 60 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो यार मेरे पे क्या टेंशन कोई टीचर देगा। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे फिगर आउट करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि मैं ये भी देख रही थी जैसे जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं आपके चैनल में। अभी तो हमने काफी वीडियोस हटा दिए। अच्छा, ये हाँ, हटे हुए भी वीडियोस, बहुत वीडियोस हटा दिए इसमें से। बट हाँ देखो, 10 साल पहले एक वीडियो बनाया था और एक क्या ही वीडियो है, मतलब, बट वो रखा मैंने कि चलो फर्स्ट वीडियो तो रखना चाहिए, बट उसके बाद के बहुत वीडियोस में हटा चुका हूँ। तो अब जब इस चीज को देखते हो, इन वीडियोस को देखते हो, इस कलेक्शन को देखते हो, तो क्या सोचते हो? जरूरी था, क्योंकि ये नहीं होता तो फिर आगे के वीडियोस बेटर नहीं होते। और इसमें आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी। आप पहला वीडियो खोल लो, आप फिर सूरजकुंड वाला वीडियो खोल लो, 2 साल का फर्क है दोनों में, आप देखोगे कि भाई 2 साल में तो काफी ग्रोथ हो गई। हाँ। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंटली वो
ग्रोथ होती रहती है। और ये वीडियो है जिसने मेरी लाइफ को काफी इम्पैक्ट किया है, सूरज कुंड वाला। मैं बोल रहा था ना कि सीनियर्स ने मेरे को बुलाया, प्रोजेक्ट्स दिए, बाकी सारी चीजें हुई, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। हाँ, तो मतलब काम तो बाहर था, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी भी मिली ना। Yes. तो काम बाहर होना तो जरूरी बहुत है। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब अब देखते हो तो ऐसा लगता है कि कई बार आपने बोला भी है इसके बारे में कि एक टाइप का कंटेंट फिगर आउट करना जरूरी हो जाता है कि मतलब अब जब आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले 7-8 साल या फिर चलो जब आप सीरियसली शुरू किया उसके 5 साल तक क्यों ग्रोथ? सीरियसली मैंने करना शुरू किया अक्टूबर 2020 में। हाँ, और अक्टूबर 2020 में मतलब मेरे को लगा हाँ भाई कुछ नहीं करेंगे, जॉब छोड़ मतलब फ्रीलांस छोड़ दिया। मैं कहा ऐसे ऐसे जो पैसे बचे हैं इससे सर्वाइव करेंगे। फिर 2021 में कुछ नहीं हुआ, 22 के मिड में हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। फिर भी 2 साल लग गए जब मैं फुल टाइम दे रहा हूँ उस चीज़ को, तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद रिजल्ट देखने को मिला। कौन सी ऐसी नीश है जो कि है ही नहीं यूट्यूब पे, कि ऐसा टाइप का कंटेंट अभी तक बन नहीं रहा है यूट्यूब पे, कि अगर मैं अभी शुरू करता तो मैं ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता? क्योंकि ये तो मेरे को नहीं पता है कि अभी क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता है। मतलब मैं पता होता तो मैं ही कुछ कर लेता। तो नहीं पता है मेरे को क्या नहीं बन रहा है, मेरे को पता है क्या बन रहा है। और वो मत बनाओ फिर। जैसे इंफोटेनमेंट वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो उस पे काम कर रहे हैं, तो आपका उस पर्टिकुलर जॉनर को क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाएगा। आप थोड़ा कोई और जॉनर देख सकते हो। आप कुछ इस तरह का देख सकते हो कि आप ट्रैवल ग्राफिटी आर्टिस्ट हो मान लो, तो आप पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो और अलग अलग जगह ग्राफिटी बना रहे हो, बट उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये ग्राफिटी यहाँ क्यों बना रहे हो, और वही आपका पूरा कंटेंट हो सकता है। इस तरह से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक जैसे कोई वो था, अंग्रेजी था कोई, वो पियानो बजाता है दुनिया के अलग अलग कोने में जाके, वो भी एक है, उस तरह का कंटेंट भी है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि YouTube पे आपको कितना ज्यादा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा अपने आपको खुद को, बट कैसे बोले, कितना ज्यादा बड़ा करना है। क्या आपको मिनिमल ही करना है, या फिर आपको है कि नहीं मेरे को इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है विद मल्टीपल पीपल। इफ डू यू वांट टू वर्क अलोन ओनली, या डू यू वांट टू बिल्ड अ टीम एंड वर्क विद पीपल ऑल्सो। तो आपको एक रेंज है, वो रेंज में देखना पड़ेगा कि वेयर डू यू वांट टू ऑपरेट। वही डिफाइन करेगा आपके वीडियो का स्केल और फ्रीक्वेंसी। आई एग्री। और उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए कि हाउ आर यू एज अ पर्सन। मतलब क्या मेरे को अकेले काम करना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मेरे को टीम के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि अगर मैं सोच भी लूंगी कि यार मैं ना बहुत बड़ी बिगेस्ट यूट्यूबर बन जाती हूँ, उसके लिए तुम्हें टीम लगेगी। अब तुम अगर एज अ क्रिएटिव पर्सन तुम नहीं कर सकते टीम के साथ काम, तो तुम वो हेट करने लग जाओगे उस तुम वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे, कंटेंट इम्पैक्ट होगा, तो वो फिगर आउट करना है। और वो ना कहीं पर्सनल होना बंद हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। अगर आप उसको फिर भी पर्सनल रख पा रहे हो तो वाओ, बट मेरे को लगता है कि टफ हो जाएगा। तो इस स्पेस में रायन बेस्ट लगता है मेरे को। क्यों रायन को क्यों बोलोगे कि अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि रायन का मैंने एक वीडियो, रायन के मैं सारे वीडियोस मतलब देख तो मैं कम ही पाता हूँ, बट मैं इंजॉय करता हूँ। कुछ नहीं होगा तो मैं रायन ही खोलूंगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन अ वे थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी है। हाँ बिल्कुल है। और क्या, और 2-3 क्रिएटर्स, मतलब क्या होता है देखो, आप जो भी कंटेंट बनाते हो वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड ही है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इंस्पिरेशन और कॉपी करने में क्या फर्क हो जाता है, वो बहुत ज्यादा अलग बात है। बट मेरे को 3-4 क्रिएटर्स बहुत हाईली इम्पैक्ट किया है मेरे को, तो मैं कहीं ना कहीं हाँ भाई इनके जैसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ। इवन रायन भी नहीं, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ल्यूक कॉन्स। वो मेरे को बहुत तगड़ा क्रिएटर लगता है भाई, वाओ व्हाट अ गाय। बट वही फिर वो इस तरह का बंदा है, वो डालेगा 6 महीने में एक वीडियो। मैंने देख रखा है तो उसको। फिर उसमें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे अगर 6 महीने में एक वीडियो डालोगे तो। और कौन है जो कि? केसी ऑब्वियसली। हाँ, तो ये 3 तो मतलब टॉप टियर हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं मेरे को तीनों। मैं मतलब केसी तो मेरा वॉलपेपर था फोन का। अभी जब मैं लास्ट सीरीज कर रहा था तो वो वॉलपेपर था केसी मेरा फोन का। ऐसा क्यों है कि जो भी जिससे भी मैं मिलती हूँ जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड होता है स्टोरी टेलिंग में, उसने कभी ना कभी केसी फैन बॉइंग फैन गर्लिंग की है। केसी का मैं अब एक्चुअली ज़्यादा बड़ा फ़ैन हुआ हूँ। जब वो ऑनेस्टली डेली व्लॉग्स करता था तब मैं फॉलो नहीं कर पाया। बोलो मेरे पास इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था उस ज़माने में, तो मैं नहीं देख पाता था डेली व्लॉग। और डेली व्लॉग देख भी लिया तो ठीक है, बट वो बीच में ना कुछ ऐसे पीसेस डालता है, उसको आर्ट वर्क बोलेंगे, उसको आर्ट बोल सकते हैं। तो वो लगता है कि यार व्हाट अ गाय। मतलब आप रोज़ ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 वीडियो नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। मगर वो क्या करता है, डेली व्लॉग कर रहा है ठीक है, बट फिर वो उसके बीच में एक बना देगा 100 आउट ऑफ 100, या बोलो 200 आउट ऑफ 100 वीडियो।
वो आपको हिला के रख देगा यार, क्या वीडियो बनाया है। तो YouTube पे हम कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट कुछ ही इमेजेस होती हैं जो मेरे साथ आज तक हैं। जैसे मेरे को अभी याद आ रहा है, केसी का एक वीडियो था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था रॉकेट लॉन्च देखने के लिए। उसका वीडियो का नाम है माई गर्लफ्रेंड कैंडिस। तो अब देखा था, क्या वीडियो था वो, मतलब बहुत ही क्रेजी। अभी उसने एक वीडियो डाला था थोड़ा टाइम पहले, सिसिफस एंड द इम्पॉसिबल ड्रीम। ओ फक, मतलब क्या क्या बनाया है वो, वाओ। और मतलब उसने स्टॉप मोशन से दिखा रखा है उस इंसान को चलते हुए। द ब्यूटी इज के उसमें ना इशू कंटेंट में ये भी है कि आप क्राफ्ट पे ज्यादा फोकस करते हो। आपको एक्साइट करेगा, यार बढ़िया पीछे ब्लर हो रहा है, मजा आ गया देख के, या फिर स्टॉप मोशन किया है, बड़ा मजा आ गया देख के। केसी की ब्यूटी ये है कि वो सब दिखता नहीं है, वो सब स्टोरी को सर्व करता है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग अवे इज अ इमोशन। एंड में इमोशन ही होता है, दैट इज ऑल इट। अगर आपने एक वीडियो देखना शुरू किया, वीडियो के एंड में आपने कुछ फील करा, तो वो वीडियो सक्सेसफुल है। चाहे वो फोन पे बनाओ, चाहे वो बहुत महंगे 50 लाख रुपए के कैमरे पे बनाओ, चाहे बीच में स्टॉप मोशन हो या फिर एनिमेशन हो या कुछ भी हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। और कोई एग्जांपल दो, ट्रेडिशनल फिल्म मेकर। अश्विनी थापा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, टॉप यूट्यूबर बन सकता है। उसमें भाई वो क्या क्रिएटिव बंदा है, मतलब क्रिएटिविटी की प्योरली बात की जाए तो, क्योंकि हमने बात किया यूट्यूब इज नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव, है ना, आपको दूसरी साइड भी अपनी ऑन करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों की वो दूसरी साइड थोड़ी सी वीक होती है, क्रिएटिव साइड लोगों की बहुत एक्सेल होती है, बट ही इज समवन हु हैज मेड कॉन्स्टेंटली क्रिएटिव कंटेंट। आई एग्री। मैं अभी इनफैक्ट अश्विनी नॉर्थ ईस्ट के एक विलेज में जाके स्कूल में पढ़ा रहे थे पिछले 1 महीने से, और वो रोज वीडियोस निकाल रहे हैं, और वो वीडियोस बस एक क्लासरूम के बारे में है और उधर के कैरेक्टर्स के बारे में है, और उसी वीडियोस के थ्रू उन्होंने क्या 6 लाख रुपए का फंड रेज किया। 12 लाख हो गए, 12 लाख रुपए का बंद कर फंड दिया। रेज 10 लाख का गोल था, 10 लाख पार हो गया था, फिर शायद 11-12 लाख करके बंद कर दिया रील्स के थ्रू। वो भी देखो, अब इसलिए आपने बोला कि शॉर्ट से खाली बन सकता है करियर, बन सकता है। तो कैसे आप बोलोगे क्रिएटर को कि रियल बना अपने कंटेंट को? रियल, अब क्या है, यूट्यूब ना प्योर आर्ट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर आप प्योर आर्ट करने यूट्यूब पे जाओगे तो आप एज अ पैशन प्रोजेक्ट ही यूट्यूब कर सकते हो, फुल टाइम नहीं कर सकते, फिर आपको घर नहीं चलेगा आपका। तो यूट्यूब से ना आपको, यूट्यूब सबसे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि ये बैलेंस है, आर्ट भी करना पड़ेगा और थोड़ा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स भी आपको देखना पड़ेगा, तो बीच का बैलेंस है ये। बट रियल बनाने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप आइडियाज के बारे में बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही आ रहे हैं। और रियल का मतलब ये भी होता है कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग योर ओपिनियन। अपने दिल की बातें कहना इज बीइंग रियल। वॉट एवर यू फील एंड यू आर शेयरिंग इट विद द ऑडियंस, दैट इज बीइंग रियल। अब जब आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, या आपको तो बस अपने एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाना है कि यार मैं मैक्लोडगंज घूमने गया तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, तो कोई आपके एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड नहीं है कि घूम लिया भाई मैं क्या करूं। तो वो स्ट्रगल वाला पार्ट था कि हाँ भाई, अब क्या है कि अब क्योंकि लोग थोड़ा जानते हैं, अब थोड़ी ऑडियंस है, तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडियंस का एक छोटा सेक्शन है जो जानना चाहता है, जो देखना चाहता है। अच्छा, तो मतलब आप बोलोगे कि अगर आप एक ट्रैवल क्रिएटर बनना चाहते हो तो शुरुआत में अपने एक्सपीरियंस पे फोकस मत करो, जगह की यूनिकनेस पे फोकस करो। ट्रैवल में भी बहुत सारे तरह के क्रिएटर्स हैं, है ना, जैसे कनिष्क है तो वो अल्टीमेट खूबसूरती, है ना, अजय है स्टोरी टेलिंग और खूबसूरती। बहुत तरह के ऑप्शंस हैं ट्रैवल में भी। आप पहले फिगर आउट करो कि आपको ये सिनेमैटिक ही करना है या फिर आपको है कि नहीं मैं तो अपना ही सपना, अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, वो भी कोई गलत नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बट मेरे को लगता है कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस ड्रिवन कंटेंट बनाते हो तो ऑडियंस आपसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप अपने दुखड़े रो रहे हो ऑडियंस के आगे, अपनी हंसी शेयर कर रहे हो, पेन शेयर कर रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर रहे हो, तो एक कनेक्शन बन जाता है कि यार डिनर खाते खाते ये मेरा कंफर्ट क्रिएटर है, मैं इसी को देखूंगा। एक चीज जो आपने बोली कि YouTube शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि आपने एंड तक कितना देखा, ठीक है। तो इसको हम लोग एवरेज व्यू ड्यूरेशन, रिटेंशन रेट, ये मेट्रिक्स हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। क्या इंस्टाग्राम के रील में भी वही चीज? इंस्टाग्राम का तो आपको ज्यादा पता होगा, फिर भी मतलब क्रिएटर टू क्रिएटर मेरे को लगता है शेयरेबल ज्यादा होना चाहिए इंस्टाग्राम का कंटेंट। यूट्यूब में शेयर का क्योंकि कोई ऐसा फीचर नहीं है भी तो कुछ तुक नहीं है उसका, तो यूट्यूब ज्यादा रिटेंशन को रिवॉर्ड करता है और इंस्टाग्राम शेयर्स को ज्यादा रिवॉर्ड करता है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कमेंट्स को, शेयर्स को, बट शेयर्स को आई थिंक वो बहुत रिवॉर्ड करता है। तो कोई कंटेंट शेयरेबल होगा इंस्टाग्राम पे ज्यादा चलेगा। और कौन से मेट्रिक्स हैं जो यूट्यूब रिवॉर्ड करता होगा? डेली अपलोड्स। ओह,
ये अच्छी चीज है। यस ओके मतलब वही है, डेली अपलोड्स के साथ ओनली प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म तो खुश है ना, रोज डाल रहे हो आप भाई, बढ़िया है। ओनली इशू इज व्हेन यू पुट डेली कंटेंट योर क्वालिटी गोज डाउन एंड देन ऑडियंस डज नॉट रियली एंजॉय इट। बट मिनी सीरीज की जब देखो 100 डेज मैंने डाला, मैंने यूट्यूब पे भी डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाला। यूट्यूब पे तो हो गए 1.2 मिलियन, इंस्टाग्राम पे खाली 2 लाख ही हुए। क्यों? हाँ क्यों? अच्छी, ये भी अच्छी चीज है कि कई बार सेम सीरीज एक प्लेटफॉर्म पे चलेगी तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलेगी। वही तो, बट वो जो था 100 डेज जो था, मेरे को लगा कि एक तो यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा वो है, उनको शो ऑफ इतना मैटर नहीं करता है ना। जैसे मैंने ट्रेन का वीडियो डाला वंदे भारत का, तो यूट्यूब पे बंदा देखेगा भाई, क्योंकि उस तरह की ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पे लोग शायद प्लेन देखना ज्यादा एंजॉय करेंगे, बिजनेस क्लास का ट्रैवल वो देखना ज्यादा एंजॉय करेंगे, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा शो ऑफ ज्यादा चलता है। इवन आई थिंक कि इंस्टाग्राम पे तुम्हारा वो कंटेंट चलेगा जो तुम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या फिर फ्रेंड को पर्सनली भेज सको, एज मीम, एज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, एज रिलेटेबल, एज मोर रिफाइंड, अच्छा सुंदर। वर्सेस यूट्यूब इज मच मोर डाइवर्स, मतलब उसमें तुम्हारा बहुत अलग अलग टाइप का चीज चलता जा रहा है। कोई पियानो सिखा रहा है, कोई अपने डॉग के साथ वीडियोस बना रहा है, कोई अपने प्रोफेशन के बारे में बना रहा है, सब कुछ उधर वर्क कर जाएगा। बट मेरे को ये भी लगता है कि इंस्टाग्राम में अभी एट दिस मोमेंट एटलीस्ट इज वेयर ब्रांड का पैसा, वो तो है ही वो तो है ही। मैंने तो बोला इंस्टाग्राम बढ़िया प्लेटफॉर्म, पैसे देता है वो। हाँ। बट ये बात आपने भी नोटिस करी होगी कि जब आप इंस्टाग्राम करते थे तो शायद जब आप बाहर निकलते होगे तो लोग कम पहचानते होंगे। हो सकता है आपके 1.5 मिलियन हो इंस्टाग्राम पे, बट यूट्यूब पे 500 के होते ही ज्यादा लोग पहचानेंगे, ज्यादा लोग बात करेंगे, और अभी तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता होगा। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि वो डिपेंड करता है तुम्हारी लेंथ ऑफ द वीडियो। एज सून एज किसी ने मेरी वीडियो को ऐसे से ऐसे देख लिया, उसका कनेक्शन विद मी बिकम्स मच मोर। अगर मैंने वीडियो में अपने इमोशंस के बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर दी देन दूसरों के बारे में तेरे इमोशन। हम जब पहली बार मिले थे मैंने ये चीजें आपको थोड़ी सी बताई थी। यही फंडा है सारा यूट्यूब का। बट ये है कि टाइटल्स पे आप ध्यान देते रहो, जैसा कि आप देते हो। यू चूज द टॉपिक्स जो जिस पे लोग जानना चाहेंगे, एंड देन यू मेक कंटेंट अबाउट इट, एंड देन यू आल्सो शेयर योर पर्सनालिटी, आल्सो शेयर योर ओपिनियंस। अगर क्या होगा, आप वायरल टॉपिक चुन लो, जैसे धारावी आप गए हैं तो धारावी का आप वीडियो कर लो, है ना। आइडिया 10 लोगों को आएगा। धारावी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धारावी जाके एक्सप्लोर करके अपने ओपिनियंस बताना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग आपके ओपिनियन से ज्यादा रेजोनेट करेंगे। तो यू गिव योर ओपिनियंस। कुछ लोग हेट करेंगे, कुछ लोग आपसे रिलेट करेंगे। जो लोग रिलेट करेंगे वो आपकी ऑडियंस बनेंगे, जो लोग नहीं करेंगे वो स्क्रॉल कर देंगे। बट यू शुड पुट योर थॉट आउट देयर। रौनक, एक वीडियो है जिसमें आप लोगों ने 5 बार टाइटल चेंज कर रखा है। क्योंकि ये वीडियो मैंने मन से बनाया था लास्ट ईयर, बहुत मेरे को लगा था सही चलेगा, बट ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो रहा हमारा, तो इसलिए मैं आउट ऑफ डेस्परेशन टाइटल चेंज कर रहा था इसका। बहुत मतलब यूनिक वीडियो थी, क्योंकि इसमें आई थिंक एक कैरेक्टर है जो कि एक स्टैमर करता है वो, और वो लक्ष्मण का रोल प्ले करता है। मेरे को लगता है वही मैंने गलत करा ना, वो इसको आर्ट बनाने के चक्कर में वो लेट आया मोमेंट। अगर वो जल्दी आ जाता, या फिर मैं ओपनिंग में इसको थोड़ी ट्रेडिशनल ओपनिंग दे देता, तो ये बहुत अच्छी, मतलब अगर मैं इसको रीपैकेज कर दूं, आज की थोड़ी लर्निंग्स और हो गई उसके हिसाब से, तो अगेन मेरे को लगता है 1 मिलियन जा सकती है ये। इसमें सबसे पहले हमने डाल रखा था ये वाला थंबनेल, फिर हमने इसको चेंज किया टीचर इनटू रावण वाले थंबनेल में। क्या लॉजिक रहा होगा, कुछ सोचा था इसको करते वक्त? हमने शायद इनिशियली ही 2 थंबनेल्स बनवा लिए थे पहले ही। तो एक तो ये था क्योंकि मेरे दिमाग में ये टाइटल था कि बैक स्टेज विद श्री राम और लक्ष्मण, वो रावण दिखाएंगे, क्योंकि ये रामलीला का BTS है कि एक रामलीला कैसे बनाई जाती है। अब इसका मैं क्या और टाइटल सोचूं, तो मेरे को लगा ये टाइटल वर्क करता है। अब इसमें टाइटल वर्क करता है, तो ये मेरे को थंबनेल आइडिया उसने आंचल नहीं दिया था, मेरे को बढ़िया लगा कि हाँ छुप के पीछे से मस्त लग रहा है। बट फिर एक और हमने बनाया कि हम ये भी दिखाना चाहते थे कि आपके जो मोहल्ले के नॉर्मल लोग होते हैं, वो जब ये किरदार प्ले करते हैं तो वो कैसे उस रोल में ढलते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को। तो ये टीचर थे, और बल्कि ये वैसे बस ड्राइवर हैं जो ये अंकल हैं, तो ये रावण का रोल प्ले करते हैं। तो हमने आइडिया है कि हम ये 2 चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए दूसरे थंबनेल के अंदर, और हमें ये भी लगता है कि वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है थंबनेल में, तो वो बेटर परफॉर्म करती हैं चीज़ें, तो इसलिए इसके 2 थंबनेल्स करे। ठीक है, फिर हमने दूसरा टाइटल किया, पहले बैक स्टेज विद श्री राम एंड रावण मेकिंग ऑफ रामलीला से बैक स्टेज विद श्री राम एंड रावण रामलीला स्पेशल। हाँ, तो तब वो था, ये दशहरे वाले दिन या उसके 1-2 दिन बाद वीडियो डाला था, तो दशहरे का टाइम था, तो मेरे को लगा रामलीला लोग देखने जाते हैं,
तो शायद रामलीला स्पेशल लिखने से ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। समझ बस यही सोच के चेंज किया था। फिर उसके बाद हमने चेंज किया है टाइटल, आई से आई लगा दिया। आई हाँ। से वही थोड़ा पर्सनल हो जाए शायद कि आई वेंट, वो चलते हैं ना, आई फाउंड, आई डिड, आई वेंट, तो इसलिए था आई वेंट। वो वैसे वीडियोस, आंखों को आदत है वैसे वीडियोस देखने की ना, ऐसे टाइटल देखने की। इवन फिर क्या है, जो बाहर के क्रिएटर्स भी हैं वो भी यही टाइटल डालते हैं, देसी क्रिएटर भी यही टाइटल डालते हैं, तो फेमिलियरिटी है कि इस टाइटल के साथ, इसलिए फिर मैंने ये लिखा। कितने थंबनेल बनवाते हो एक वीडियो के? कभी कभी जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए 2 बनवा लेता हूँ, 2 से ज़्यादा तो कभी नहीं बनवाया किसी के लिए, 2 ही बनवाता हूँ। बट अगर नॉर्मल वीडियो है तो 1 ही बनाता हूँ। एक मंकी मैजिक की वीडियो पे कितना रेवेन्यू बनता है? पर वीडियो का कितना बनता होगा? 30,000 35,000 बनता होगा आई थिंक। 35,000 रुपीज हाँ। बनता होगा। हाँ। और वो अक्यूमुलेट होता रहेगा, ओवर हाँ। टाइम होता रहेगा। हाँ, क्योंकि ट्रैवल स्पेस में पैसे कम मिलते हैं, थोड़े उतने नहीं मिलते ना वो, क्योंकि जॉनर भी मैटर करता है। तो मेरे को जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 1000 व्यूज के, कितने होते हैं, 50-60 रुपए, 55 रुपए मिलते हैं मान लो, हाँ। तो इतने ही मिलते हैं। समझ गई। तो मतलब आरपीएम की बात कर लेते हैं कि क्या जॉनर ऑफ कंटेंट डिफाइन करता है कि तुमको कितना एड रेवेन्यू हाँ मिलेगा? बिल्कुल करता है। और क्या, आपकी ऑडियंस की एज डिफाइन हो जाती है उससे ना थोड़ा, कि अगर कोई फाइनेंस का कंटेंट देख रहा है तो 12 साल का बच्चा तो नहीं होगा। तो फिर आप अगर आप फाइनेंस कंटेंट बनाते हो तो मेजरली आपका एज ग्रुप होगा 35 से ज़्यादा, या 30 वाला आजकल यंग लोग भी कर रहे हैं, तो उतना होगा। तो बेसिकली वो ऑडियंस के पास पैसा है टू स्पेंड ऑन थिंग्स, तो एडवर्टाइजर उनके चैनल पे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलाएगा रादर देन योर ओन चैनल। मतलब आपका है अगर किड्स चैनल है तो भाई मैं क्यों करूँगा उस पर। और मंकी मैजिक कमाता कैसे है? मतलब कि हाउ डू यू अर्न एज अ ट्रैवल क्रिएटर? वी मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ब्रांड्स दैट वी डू। अच्छे पैसे मिल जाते हैं उसके, कंसिडरिंग इंस्टाग्राम पे जो फॉलोइंग है उस हिसाब से हमें बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। और इस बार हमने एक सीरीज करी कश्मीर से कन्याकुमारी की, जिसमें मैं लॉन्ग वीडियोस बनाया, एवरीडे डाला, फ्री में ट्रैवल किया, तो उससे काफ़ी पैसे मिले। तो मेरे को लगा वाह यूट्यूब पैसे देता है, मेरे को ब्रांड्स नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। अगर मैं रियल में यूट्यूब कर लूँ, क्योंकि मैं तो महीने में एक वीडियो डालता हूँ, उतना भी नहीं डालता, 2-3 महीने में एक वीडियो डालता हूँ, तो उससे तो पैसे कुछ नहीं बन रहे। मैंने आपको बताया 35,000, कभी मिलियन चले गया तो 50,000, इससे ज़्यादा तो नहीं बन रहे। बट जब मैंने रेगुलर डाला और मैंने देखा अरे बाप रे ये तो बहुत सही है, तब मेरे को समझ आया। तो क्या इससे ये भी होता है कि अगर तुम रोज पुट कर रहे हो और उसमें व्यूज भी आ रहे हैं, हाँ, तो वो भी डिपेंड सौरभ करेगा? जोशी इज देयर, ही इज द किंग। बट अभी जैसे इस सीरीज की हम बात कर रहे थे, इस सीरीज के नंबर्स की भी बात कर सकते हैं, कोई सीन नहीं है। तो जैसे इस सीरीज पे मैंने पहली बार लाइफ में मेंबरशिप ऑन करी और बोला कि मेंबरशिप ले लो, मजा आएगा। तो मेंबरशिप से हमने वी वर एबल टू रीच अराउंड 45 या 48,000 पर मंथ। लोग या फिर नो पैसा? नहीं, पैसा सिर्फ मेंबरशिप से? सिर्फ मेंबरशिप से। कैसे? मेंबर्स आ गए। और कितने की मेंबरशिप दे रहे हो? 120 रुपए की है शायद, 119 रुपए की। तो फिर तो बहुत लोगों ने खरीदा होगा शायद, हाँ। अब ये फायदा होता है ना, क्योंकि मेरा कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, हाँ। तो इसलिए लोग, पीपल आर विलिंग, ऐसा होता है। बट अब मैं जैसे वो नहीं कर रहा, अब तो डाल ही नहीं रहा कुछ, सॉरी यार, अब डालूंगा। इंस्टाग्राम का मेंशन किया, तो इंस्टाग्राम पे ब्रांडेड डील ज्यादा आती है? ज्यादा आती है। इंस्टाग्राम आपको बहुत ज्यादा पैसे देता है यूट्यूब से। यूट्यूब पे ब्रांड्स कम आते हैं, आते भी हैं, तो उतने पैसे नहीं देते जितना इंस्टाग्राम पे दे देते हैं। हाँ। और कहाँ कैसे आते हैं ब्रांड्स? एक क्रिएटर है, ठीक है, उस एक बंदे ने अभी क्रिएशन शुरू किया है, उसको बताना है कि तुम मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, कंसिडरिंग तुम्हारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वैसे ब्रांड वर्क ही होगा। तो कैसे क्या होता है कि ब्रांड के केस में ये भी है कि आपके व्यूज इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि जैसे गूगल जैसा एक ब्रांड है, तो वो ऐसा नहीं है कि खाली 1 मिलियन जिसका है उसी से कोलैबोरेट करेगा, वो 50,000 वाले से भी कोलैबोरेट करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो कंटेंट शायद उनके विजन से अलाइन करता है, वो एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग होता है कि ब्रांड उनसे एसोसिएट होना चाहेगा। तो डज नॉट मैटर, हो सकता है आपके 10 मिलियन की ऑडियंस हो, मगर अगर आप हो सकता है गाली गलौज करते हो आपके कंटेंट में, तो आप कुछ भी कर लो, एक रेप्यूटेड ब्रांड आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांड की आइडेंटिटी इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपको आपके कंटेंट को उस तरह से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, हाँ। इट मैटर्स कि आपने एक ऑनेस्ट कम्युनिटी बना रखी है। कम्युनिटी मैटर करती है, व्हाट मैटर्स इज कम्युनिटी। तो मेरे को ये चीज मेरी चैनल की बहुत अच्छी लगती है कि आप इसमें जो एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, बेस्ट ऑफ मंकी मैजिक, उसमें आप कोई भी वीडियो खोल लोगे ना, उसमें लोग अपने दिल का हाल लिख रहे हैं कमेंट्स में, लंबा लंबा ऐसे ऐसा।
तो वो मेरे को लगता है कि दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू अचीव। एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ, मेरा एक और चैनल है मंकी मैजिक कैजुअल, हाँ। ठीक है, उस पे फॉलोअर्स हैं 145 या 148 के होंगे, अभी पता नहीं कितने हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग फॉर्म से आए हैं। तो अब जब इस पे मेरा एवीडी क्या रहता है 50%, क्योंकि वो आई ही लॉन्ग फॉर्म देखने के लिए, विच इज मच हायर। इस पे मैं इस पे वीडियो डालता हूँ, व्यू आते हैं 2.5 लाख, उतने ही मेरे मेन चैनल पे आ रहे हैं 3 लाख। मेन चैनल पे चलो कभी कुछ अच्छा डाल दो मन से तो ऑब्वियसली उस पे चले जाते हैं मिलियन कभी आ जाते हैं। तो आप देखना पड़ेगा कि आपका चैनल भी ग्रो कैसे हुआ है। हाँ। क्योंकि अगर मैं अभी कैजुअल पे फोकस करूँ ना तो मेरे बहुत जल्दी बहुत सारे व्यूज आने लग जाएंगे। कौन सी ब्रांड्स के साथ काम करना पसंद है और कौन सी ब्रांड्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती? गूगल से मेरे को बहुत पसंद है। वाओ, मैं देखती हूँ यार, वो बहुत काम करते हैं तुम्हारे साथ। हाँ, गूगल करता है। गूगल की टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली। तो वो लोग ना क्रिएटिव होने का स्पेस देते हैं। बाकी लोग कुछ ब्रांड होते हैं, ये स्क्रिप्ट है पढ़ दो, फिर मैं पढ़ दूंगा, फिर व्यूज नहीं आएंगे तो ना है मेरे को, मैं नहीं दिल पे लेता। और काफी डील्स होती हैं जो मैं खाली पैसे के लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ऑनेस्टली मैं तो सबसे ज्यादा पैसे ब्रांड से ही कमाता हूँ। तो मेरे को अगर सब चीजें करनी है, मेरे को लंदन जाना है, सब करना है, गाड़ी रेडी करनी है, तो मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं ब्रांड ऐसे ही कर लेता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी वैल्यूज के साथ ये अलाइन नहीं करता है। सही बात होगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मेरी वैल्यू इन सेंस में मेरे ड्रीम से बढ़कर नहीं है, तो आई हैव टू सर्व दैट ड्रीम। बट हाँ, कुछ पॉलिसीज हैं जो मैं लेके चलता हूँ। जैसे हमने कभी बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं करी, वो सब नहीं करा, वो सब नहीं करना चाहता मैं। क्योंकि मैंने एक्चुअली जब इंडिया ट्रैवल किया तो मेरे को समझ आ गया कि भैया ये तो बिल्कुल मत करना। तो क्योंकि लोगों के लिए 100 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक्चुअली, अगर आप बाहर शहर में निकल जाओ तो। ठीक है, तो एक ट्रैवल क्रिएटर को अगर एक एजेंसी अप्रोच करती है या फिर उसको अपना पैसे का काम देखना है, उसको ये देखना है कि मेरा जो पैसा है वो सॉर्टेड रहे और सिस्टमैटिक रहे, उसका क्या जरिया होता है? एंड आपके केस में क्या है सीन? तो एजेंसीज इन जनरली बहुत हरामी होती हैं। इट इज व्हाट इट इज। मतलब आपका बहुत पैसा ले लेंगी, वो आपको बताएंगी भी नहीं कि एक्चुअली क्या होता है। कि देखो, एक होता है ब्रांड, है ना, और एक होता है क्रिएटर। अब ब्रांड क्रिएटर से डायरेक्टली बात नहीं करता है, बीच में होती है एजेंसी, ठीक है। तो आप हो गए क्रिएटर, फिर आपकी एजेंसी, फिर उसके बाद ब्रांड की एजेंसी, फिर उसके बाद ब्रांड। तो ऐसा लंबा हो जाता है और बीच में सब पैसा खाते हैं मस्त तरीके से। तो ब्रांड से तो खूब सारा पैसा निकलता है, आपके पास बहुत कम पैसा पहुंचता है। बट इसका क्या ये मतलब है कि एजेंसीज को हटा दो और साइड कर दो? आई डोंट एग्री। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि एजेंसीज होना फायदेमंद है। क्योंकि क्या होता है कि पहली बात, आपको आपका करेक्ट प्राइस एजेंसी दिलवा सकती है। आपको पता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि यूट्यूब कितने पैसे देता है, तो आप तो पहली बार शर्माओगे। आपके साथ भी ऐसा होता था ना? काव्या ने बहुत सस्ते में बहुत सारा काम किया है, विच इज नॉट राइट। तो काव्या जब इंडिपेंडेंट, अभी मेरे को नहीं पता आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं, बट जब इंडिपेंडेंट कर रही थी, स्टार्टिंग में कर रही थी, तो काव्या अभी इंडिपेंडेंट ही है। तो हमारी बात हुई थी, है ना। तो मैंने कहा था काव्या के तो ज्यादा फॉलोअर्स हैं, शी शुड चार्ज मोर, बट शी वाज चार्जिंग व्हाट आई वाज चार्जिंग। मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? बट इसमें इसीलिए था क्योंकि एजेंसी मेरे लिए बात कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी। मेरे मुंह से तो वो अमाउंट ही ना निकले कि भाई ये मेरे को तो रील डालनी है, इतने पैसे थोड़ी मांग सकता हूँ मैं, मेरे को तो शर्म आ जाए, समझ रहे हो। बट एजेंसी दिलवाती है पैसे। तो इफ यू आर अ क्रिएटर देन बी क्रिएटिव, दैट्स व्हाट आई फील। या तो आपकी टीम ही इतनी बड़ी है कि टीम में कोई डेडिकेटेड लोग हैं जो ये कर रहे हैं, या फिर आप एजेंसी को हैंडल करने दो, दे विल चार्ज अ कमीशन ऑफ 20%, 15%, वॉट एवर डील यू आर एबल टू मेक विद देम। बट बी हैप्पी एंड लेट दैट मनी गो एंड मेक श्योर देयर इज ट्रांसपेरेंसी। वरना क्या होगा कि ब्रांड ने तो निकाले 5 लाख रुपए, मगर आपकी एजेंसी आपको बोल रही है यार 2 लाख ही दे रहा है ब्रांड, तो आप तो 2 लाख में भी खुश हो कि बढ़िया 2 लाख मिल रहे हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी रहे मेंटेन्ड, ये मेक श्योर करना। वो आपको देखना है आप कैसे कर सकते हो कि जो भी ब्रांड के साथ आपका काम लॉक हो रहा है उसको ईमेल पे ले लो, और ईमेल दोनों एक ही ईमेल एक्सेस करो, वरना एजेंसी बहुत पैसा खा जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और चीज़ बोली, जैसे क्रिएटर्स जो है वो चीज़ें लॉन्च करते हैं फिर कमाने के लिए। मैंने आपका कोर्स भी लिया है और बुक भी पूरी पढ़ रखी है। क्यों किए दोनों चीजें? कोर्स तो पैसे कमाने के लिए किया था। पैसे कमाने हैं भाई, कैसे करेंगे। तो कोर्स निकाला था और मेरे को था कि स्टोरी टेलिंग पे बात कम हो रही थी उस समय। तो टाइम हो गया कोर्स को, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो तब थोड़ी कम बात हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि स्टोरी टेलिंग पे कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास FTI का थोड़ा बैकग्राउंड है। और उसके बाद बुक पैसे के लिए नहीं निकाली, पैसा कभी गोल नहीं था बुक का। बुक से इतने पैसे कमाए भी नहीं जितना सरदर्दी झेली है बुक के लिए, क्योंकि हमने खुद ही प्रिंट की, खुद ही सब किया। बट बुक एक पैशन के लिए निकाली थी, तो मैंने तो ये पैशन के लिए ही किया है। इसको मैं एज अ प्रोडक्ट नहीं बोलता।
कोई किसने रील डाल दी कि रौनक ने तो 3 करोड़ रुपए कमाया बुक बेच के। मैं कहा अरे कहाँ है भाई, मेरे को भी दिखा दो, मेरे को भी दे दो। तो ऐसा नहीं होता है मतलब। और इसमें तो बहुत मेहनत लगाई थी आपने, पूरा 6 महीने पहले ट्रैवल किया। हाँ, मैंने 4.5-5 महीने ट्रैवल किया, देन 3 महीने से ज्यादा लग गए बुक पूरी होने में। उसके बाद भी बुक में गलतियां हैं, तो लोग इस चीजों को सीरियसली नहीं लेते। और अगर हम इसे उस सेंस में भी बात करें कि मैंने जैसे बताया कि मैं ब्रांड से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, अब ब्रांड के पास इतने सारे ऑप्शन है कि भाई 10 क्रिएटर्स है ट्रैवल के ही, तो मैं रौनक को क्यों लूँ? ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को उसमें भी थोड़ा एज दे देती है, थोड़ा स्टैंड आउट कर देती है। अभी हमने पैसे कमाने की बात की, पैसे खर्च भी तो बहुत होते होंगे एज ए क्रिएटर, उसकी भी बात करते हैं कर लो कि क्या चीजों में पैसे जाते हैं। पैसे सबसे ज्यादा जाते हैं अगर आप एक टीम है आपकी, तो आपके सैलरीज में ऑब्वियसली बहुत पैसे जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितने कितने लोगों की टीम है आपके पास। कमिंग टू मी, मेरी टीम है 5 लोगों की, और उसके बाद आपको एक ऑफिस स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि आप रेंट्स भरोगे। इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत महंगा है, आपको रोज ही कुछ नया आ जा रहा है। हार्ड ड्राइव इतनी महंगी आती हैं, आपको वो लेनी पड़ रही हैं, तो बहुत सारा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा है। और ये तो अभी हमने बात ही नहीं की प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगता है। जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगता है वो तो अलग ही गेम है। हाँ, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। उसके बाद अगर आपने कश्मीर जाना है वीडियो बनाने या केरला जाना है, तो भाई फ्लाइट की टिकट करा लो। आपके साथ अगर कैमरामैन जाएगा तो उसका भी पैसा आप ही दोगे, सब आपको देना है। तो खर्चा बहुत ज्यादा है। बट मेरे को लगता है कि एज अ क्रिएटर अगर आप पैसे कमा रहे हो तो खर्चा करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो 5% की भी सहूलियत देता है वो खर्चा, तो कर दो, क्योंकि आपको उससे 5% का एज मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और फिर लगा कि हाँ ये वर्थ था। मैंने तो, मेरे को लगता है टीम में इन्वेस्ट किया अपनी। टीम में इन्वेस्ट, और खाली पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत तरह से होती है। जैसे मैं 2020 में मैं सीरियस हुआ यूट्यूब को लेके कि नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, आई विल ओनली डू यूट्यूब फुल टाइम। तब रील्स नई नई आई थी, तो मेरे को रियलाइज हुआ यार कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था ना, एक लॉन्ग वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और उसको काट के छोटा सा रील पे डाल दिया था तब, और उस पर 7,000 व्यूज आ गए थे। तो मेरे को लगा अरे ये तो सही है, रील पे तो व्यूज आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इंटर्न हायर करता हूँ जो बस कंटेंट को रीपर्पस करेगा, जो लॉन्ग को काट के शॉर्ट करेगा, दैट इज इट। 1 साल मैंने अकेले ही काम किया कि अकेले ही करके सब देखते हैं, पर अकेले नहीं होता है। मगर आपको बोलते हैं ना, दूर तक जाना है तो ज्यादा लोग होने चाहिए, हाँ, है ना। हाँ। तेज जाना है तो अकेले दौड़ लो, बट क्या कर लोगे अकेले दौड़ के। हाँ। तो तब मैंने 2022 में एक इंटर्न हायर किया जो कि राघव था, और अब कितने साल हो गए, अभी भी वो साथ में ही है। तो ऐसा नहीं है कि खाली मैंने ही ग्रो किया, मतलब सबने साथ में ग्रो किया, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो तब ना मैं घर से ही अपने बेडरूम से काम करता था, तो मेरे पास तो टेबल था, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनली काम यही करता था। राघव का टेबल कहाँ से आएगा, और मेरे घर में तो जगह भी नहीं थी। तब हमने उसको, वो आयरन बोर्ड होता है, प्रेस करने के लिए एक टेबल होता है, तो वो टेबल दिया और उस टेबल पर से एक चद्दर डाल दी, और वो वहां बैठ के कुछ कुछ एडिट करता था। और वो अभी भी है तुम लोगों के साथ? राघव? हाँ। हाँ, आयरन टेबल नहीं है, वो घर पे मम्मी को दे दी मम्मी की दी वो। हाँ, बट वो अभी भी है, और वो तो सबसे सीनियर वही है, अभी सीनियर पोजीशन पे वही है। तो मैं टीम में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था ना। टीम खाली पैसे से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, आपको टाइम देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको देखना पड़ेगा आप किस सिचुएशन पे किसके साथ कैसे डील कर रहे हो। आप हर बार डांट भी नहीं सकते, बट आप हर बार प्लेफुल वे में भी नहीं ले सकते। तो आपको देखना पड़ेगा क्या बैलेंस करते हैं, कितना फन इज द राइट अमाउंट ऑफ फन। आई एग्री। और बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि क्रिएटर का काम सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं होता, तुम पीपल मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी स्किल है। प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला यूट्यूब एक आर्ट प्लेटफॉर्म नहीं है एज ऑफ नाउ। टाइम पास मतलब आप कैजुअली कर सकते हो, उसको फुल टाइम करना है तो आपको इसको बिजनेस की तरह ही लेना पड़ेगा। अभी जो 5 लोग हैं उनमें से क्या क्या करता है, कौन क्या करता है? मेरे पास 3 तो फुल टाइम एडिटर्स है, और राघव है जो एडिट थोड़ा बहुत कर लेता है। पहले एडिट करता था, अब नहीं करता है। अब ही इज मोर लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ, ट्रैवल पे हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो आई एम ओनली कम्युनिकेटिंग विद हिम एंड ही इज कम्युनिकेटिंग विद एवरीबडी। इसमें ये भी बात आती है कि जो तुम्हारे खुद के पुराने फ्रेंड्स रहे हैं, कई बार क्रिएटर्स उनसे बात नहीं करते कि जो मेरे सर्कल में जो मेरे लोग हैं, मैं उनको भी तो अपनी टीम में का पार्ट बना सकता हूँ, और उनको उनकी स्किल्स को भी तो साथ में लेके चल सकता हूँ। हाँ। और आई थिंक इन योर केस दिस इज ट्रू फॉर 2 people दैट यू क्लोजली वर्क विद, एक तो सिमरन एंड मैं तो मेरे तो बड़े गिने चुने दोस्त हैं। सबके साथ सबको नहीं कर पाते हम इंक्लूड, बट जिनको कर पाते हैं उनके साथ तो हम करते हैं। हमने तो स्पेशली एक नया चैनल खोल दिया था इस चक्कर में। पहले हमने खोला मंकी मैजिक सीक्रेट, फिर हमने उसको कर दिया ओवल ऑफिस। तो जस्ट बिकॉज के मैं चाहता हूँ कि डेवेंको का एज अ क्रिएटर करियर स्टार्ट हो जाए।
देवेंको और एंड यू आल्सो स्कूल फ्रेंड, तब से तुम लोग का साथ में ही हो। 11th। टीम को इंसेंटिव कैसे दे? तो स्टेक, डिफाइन स्टेक ऑन अ सीरीज या फिर इंसेंटिव ऑफ अ सीरीज। इंसेंटिव बहुत तरह से दिए जा सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि अगर आप किसी को सोशल मीडिया प्रेजेंस भी दे रहे हो तो वो भी एक बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है। बट जो डायरेक्ट बातचीत है वो तो पैसे की बातचीत है भाई, पैसे कितने मिलेंगे, है ना, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है भाई। तो सीधा सीधा है कि आप इंसेंटिव में आप यू कैन गिव देम सर्टेन परसेंटेज व्हाट बोथ ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एवरीथिंग दैट यू मेक। एवरीथिंग, ब्रांड भी आता है तो उसमें ब्रांड का भी। मतलब दैट्स हाउ वी डिड इट इंटरेस्टिंग। फॉर द होल सीरीज, ऐसा नहीं है रोज का। समझ गई। फॉर द होल सीरीज व्हाटएवर ब्रांड्स वी डू, व्हाटएवर रेवेन्यू वी मेक, वी विल शेयर X percentage of it. नाइस। क्योंकि मैंने देखा है, सुना है कि जैसे तन्मय भट्ट भी अपने जो रिएक्ट्स पे जितने भी लोगों को लाएगा, अगर उसमें ब्रांडेड वीडियो है तो परसेंटेज स्टेक सबको वो फेयर है ना, वो फेयर है, वो सही है। हमारी वीडियो में तो डीओपी अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, एडिटर अलग है, रील्स काटने वाला अलग है। तो वो आप ही के ऊपर है कि आपको लगता है एडिटर तो खाली 3% डिजर्व करता है तो उसको 3% दे दो। आपको लगता है डीओपी क्योंकि ग्राउंड पे है, उसको पिटने का भी खतरा है, तो उसके पैसे थोड़े बढ़ा दो। मतलब आप देख लो, ये तो आप ही एज अ टीम आप डिसीजन ले सकते हो। एंड मेरे को लगता है जितना ओपन कन्वर्सेशन रहेगा उतना बेटर है कि सबको पता हो। जैसे डीओपी को पता हो कि एडिटर को कितना X परसेंटेज मिल रहा है, क्योंकि एनी वो पता लगा लेंगे। आप लोग अपनी टीम वालों से कम्युनिकेट कैसे करते हो? ओए क्या कर रहा है बे? तो ये ओए क्या कर रहा है बे व्हाट्सएप पे लिखते हो या कैसे कम्युनिकेट? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे हम बात कर लेते हैं जब हमें सीरियस काम होता है। तो हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ही है, बाकी स्लैक व्लैक हम नहीं यूज करते, कोई और ऐप नहीं यूज करते, व्हाट्सएप पे काम हो जाता है, ऐसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक क्रिएटर को अगर हायरिंग करनी हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको उसको सबसे पहले हायर फॉर करना चाहिए? ये सब पे मेरे को लगता है कौन सी ऐसी चीज है, मतलब कौन से ऐसे टास्क असाइन करने हैं। एडिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट दैट थिंग गो। तो अब इस पे बोलोगे कि यार मेरे वीडियोस मेरी तरह कोई एडिट नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। मतलब होगा कि अगर आप फिल्म मेकर हो, जैसे अगर आप मेरे जैसे कोई आदमी हो, तो मैं भी हर एक प्रोजेक्ट खुद एडिट नहीं करता हूँ अब। बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिल के पास हैं, वो तो मैं ही एडिट करूंगा। तो वो आप यू पिक योर बैटल्स के हाँ ये मैं ही एडिट करूंगा, बट बाकी दे दो ना। शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे आज की डेट में, कितने खुद थोड़ी एडिट करते रहोगे। तो एडिटर शुड बी द फर्स्ट वन दैट यू हायर एंड गेट अ थंबनेल आर्टिस्ट। हाँ, थंबनेल आर्टिस्ट में किसके साथ काम कर रहे हो अभी? सिमरन ही हमारे मेन थंबनेल सिमरन ने करे हैं इस सीरीज के, कश्मीर से कन्याकुमारी के सारे। क्या कभी थंबनेल या टाइटल के लिए भी इंस्पिरेशन लेते हो कहीं से? हाँ बिल्कुल लेते हैं। कहाँ से लेते हो? सबसे बड़ा तो वही है, रायन है और एक वेलफायर फैमिली है, वैसे कुछ फैमिली है ना। हालांकि हम ऐसे थंबनेल्स करते नहीं है, बट क्या है ना, हम इस थंबनेल से गेट अवे करना चाहते हैं। अब जो हम जैसे अब हम वो थंबनेल होता है ना, मुंह खोल के थंबनेल बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उससे अच्छा लगा मेरे को K2K में कि K2K में हमने थोड़े डिफरेंट वैरायटी के थंबनेल्स ट्राई करे हैं। अभी हम और सिंपलिस्टिक करना चाहते हैं, एकदम सिंपल। जैसे इसका ये वाला थंबनेल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, आई वेंट ऑन अ रोड ट्रिप विद स्ट्रेंजर, ये बहुत बढ़िया है। नैटली के थंबनेल्स ठीक है नहीं है पता नहीं, बट उसके वीडियोस बहुत ज़्यादा सही होते हैं। ओह नाइस, ये भी नई क्रिएटर है। थंबनेल में एक इमोशन दिख रहा है ना, जैसे उसमें कितना आई वॉज फ्री इन दिस मोमेंट में अच्छा एक इमोशन झलक के आ रहा है। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं चैनल को मेन को ही शिफ्ट कर दूं बहुत ही रियलिस्टिक थंबनेल्स पे, rather than मेड अप। आई डोंट वांट दैट। मेरे को भी ये लगता है कि जैसे लोग कहते, हमने शुरू किया था ना कि एफर्टलेस चीज अच्छी लगती है, तो ऐसा होगा कि उसने इसमें बहुत मेहनत की है इस थंबनेल में, वो कि उसने बहुत ही चीजें मे बी बाद में बनाया है। हाँ। बट वो फील ऐसा दे रहा है कि यार एफर्टलेसली लग रहा है और रॉ लग रहा है। तो मेरा कंटेंट मेरे को थोड़ा और रॉ करना है, बट एट द सेम टाइम मोर पॉलिश करना है। एक यंग किड इन Tier 2 सिटी इंडिया में है जो कि अब एक एडिटर बनना चाहता है, उसको क्या स्किल्स सीखनी चाहिए एज एन एडिटर? पहले तो सॉफ्टवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर में मास्टरी होनी चाहिए आपकी। अब जैसे एक नए लड़के ने हमें ज्वाइन किया है, वो 2 साल से एडिट कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर आता है उसे बोला कि मैप एनिमेशन बना दे, बढ़िया बना दिया उसने कि हाँ भाई सब कर दिया। उसको एक्चुअल एडिट दिया तो उसका एडिट से कुछ निकल के ही नहीं आया, कोई इमोशन मेरे को फील नहीं हुआ। कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो एक इमोशन इवोक होना चाहिए, और एडिट में वो इमोशन इवोक होता है। इवन एडिट की 2 सेकंड पॉज भी एक बड़ा मेजर डिफरेंस बन सकता है कि वो इमोशन उठ के आएगा या नहीं आएगा। तो म्यूज़िक मेरे वीडियोस में
इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मैं म्यूज़िक खुद का क्रिएट भी करवाता हूँ इसीलिए, क्योंकि एक वाइब मैं सेट करना चाहता हूँ। और क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम फिल्म बना रहे हैं तो ऑडियंस उससे नहीं आई है, तो आपको ऑडियंस को कुछ चीज़ें परोस के देनी पड़ेगी। तो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि म्यूज़िक एक टोन सेट कर देता है। आपने अगर धीमा मध्यम म्यूज़िक लगाया तो मैं फील समझ गया, हाँ भाई ये फील है। आपने कुछ हिप हॉप डाल दिया तो मैं फील समझ गया। यूट्यूब पे म्यूज़िक प्लेज अ मच इंपॉर्टेंट रोल, म्यूज़िक एंड इवन साउंड इफेक्ट्स। म्यूजिक का इम्पोर्टेंस दिखता भी है तुम्हारी वीडियोस में, क्योंकि आई थिंक सम ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स जो कि ओरिजिनल म्यूजिक बनाया है खुद वीडियोस के लिए, मेलोडीज ऑफ इंडिया के लिए भी बनवाया था एंड इसके लिए भी कन्याकुमारी क्रॉसिंग इंडिया के लिए भी थे, बनाया, हाँ ना। हाँ। और ये कोई मतलब बहुत रेयरली लोग करते हैं जिनको एक्चुअली इंपॉर्टेंस पता है म्यूजिक की, साउंड की, ऑडियो की, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए विजुअल उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा ऑडियो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और म्यूजिक तो उसको और भी ज्यादा उठाता ही है। अब ये भी है ना, देखो आपको बोला मैंने कि बहुत क्रिएटर्स हैं, आपको भीड़ में खुद को अलग करना है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल डिफरेंशिएट यू। आई एग्री। एक गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि ठीक है, एक एडिटर को सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है, उसके बाद उसको आना चाहिए कि इमोशंस कैसे निकालते हैं। हाँ, और रिसेप्टिव होना पड़ेगा हमेशा फीडबैक के लिए। सबसे मत हो, पर किसी एक को अगर आप कुछ भी मानते हो कि यार ये कंटेंट सही बनाता है या फिर मैं इसकी सुनूंगा, तो उसकी सुन लो, क्योंकि लोग अपने उसको लेके बहुत हार्ड हो जाते हैं कि अबे ये सही है, होता सही तो फिर वो नहीं बोल रहा होता आपको। तो वो रिसेप्टिव होना पड़ेगा थोड़ा लेके। मैं बोलता हूँ खाली टाइम में, कोई भी एडिटर है, खाली टाइम में म्यूजिक छाटो और उसको इमोशन के हिसाब से फोल्डर बनाओ और उसमें सेव करना शुरू करो। आपने गाना सुना, आपको एनर्जेटिक फील हुआ तो उसको डाल दो एनर्जी या फिर ऐसा फोल्डर में। एक इमोशनल हुआ तो एक फोल्डर बनाओ इमोशनल, उसमें डाल दो सैड, हैप्पी, इस तरह से फोल्डर्स बना के रखो, ताकि जब एडिट करोगे तो म्यूजिक आएगा भाई। ऐसा नहीं है कि तुम निकलने ढूंढ गए तो भी नहीं ढूंढ पाओगे, तब तो खोलोगे आप कोई भी कॉपीराइट फ्री साइट, उस पर जो ऊपर 4 गाने होंगे वही लगाओगे। ये कर लोगे तो आप और डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका काम। कई बार ऐसा होता है कि जब फर्स्ट कट आता है तो वो लिटरली बहुत खराब होता है, तो फीडबैक कैसे देते हो? हाउ डू यू इंश्योर कि जिसको फीडबैक दे रहे हो वो हर्ट ना हो? मैं तो हर्ट कर देता हूँ क्यों ना हो हर्ट भाई, मेरा काम है सही से एडिट कर भाई। तो हमारा एक एडिटर है केशव, बहुत बढ़िया एडिट करता है, अभी पहले नहीं करता था। तो वो नया नया एडिट पे आया था, और हमारे यहाँ एक वो है ऑफिस हेल्प है, उसका नाम पुष्पेंद्र है। तो मैं उसको फीडबैक दे रहा था केशव को कि यार ये तूने क्या एडिट किया है, और मेरे को लग रहा था कि ये बहुत हो गया यार, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैंने कहा ये एडिट ना, पहली बात मैं तो आधे घंटे में कर दूं, और जो तूने एक दिन में किया है वो पुष्पेंद्र भी एक दिन में कर देगा। ठीक है, उसकी हर्ट हो गई भाई, ठीक है, बट दैट इज हाउ यू हैव टू टेल देम, हाउ विल दे नो। ऐसा नहीं आपको हार्श होना है हर बारी, कभी तो होना पड़ेगा जब नहीं समझ आ रही। तो उसके बाद आप उसको पॉइंट समझाओ क्या क्या दिक्कत है, एंड देन इट विल टर्न आउट नाइस। मेरे को ये लगता है कि अगर तुम्हें टीम बनानी है ना, तो बहुत स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट तुम्हें उनको अपना वे ऑफ तरीका बताना पड़ता है, स्पेशली इन द यूट्यूब इकोसिस्टम, क्योंकि तुम ठीक है, एक चीज होती है सही गलत होगा, बट तुम्हें क्रिएटर के जरिए से करना है ना। हाँ। कि ये सिर्फ सही गलत की बात नहीं है, ये मेरे तरीके से तेरे को करने की जरूरत है। तो ठीक है, तू जहां से भी पढ़ के आया है या फिर पढ़ के आई है, हमको करना एक तरीके से वो काम है। हाँ। और उसी में ये भी डायलेमा आता है कि व्हाट इफ वो अपना तरीका बहुत ही अलग भी अच्छा भी निकाल के लाए, तो उस चीज का भी स्पेस तुमको उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, बट आप ही के स्टाइल में होना पड़ेगा उसको, तो थोड़ा तो ढलना ही पड़ेगा। आई एग्री। कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ वो मैं फाइनल कट प्रो यूज करता हूँ, इकलौता वही सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ। उसमें मेरे को मास्टरी है उस सॉफ्टवेयर में, मतलब मैं नींद में चला सकता हूँ सॉफ्टवेयर। और सिस्टम्स कौन से यूज करते हो? सारे आप Mac कौन हैं। से यूज करते हो? मेरे पास अभी तो लैपटॉप में यूज करता हूँ, हाँ। मैकबुक प्रो 16 इंच है मेरे पास, M2 Max चिप है। आई लव मैकबुक्स। मेरे को लगता है क्रिएटर या फिर तुम एडिटिंग फील्ड में हो तो बेस्ट चीज है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दैट यू कैन मेक। आई एग्री। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसा? कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए मैं यूज करता हूँ आर्टलिस्ट, पेड है बट वर्थ इट लगता है मेरे को, बहुत अच्छा म्यूजिक है उसके पास। चैट जीपीटी का बहुत यूज करता हूँ आजकल कंटेंट में, चैट जीपीटी जेमिनाई दोनों का। अलग अलग सर्च देख लेता हूँ कि क्या रहता है उसके अंदर। क्या यूज करते हो चैट जीपीटी और जेमिनाई का? क्यों यूज करते हो एआई को, किस चीज के लिए? एक अभी मैंने बड़ा अच्छा उसका वो ढूंढा तरीका जो मेरे काम को सूट किया, वो है म्यूजिक। तो मैंने कोई एक म्यूजिक सुन लिया, ठीक है, अब मेरे को इस तरह का और म्यूजिक चाहिए बट मेरे को नहीं पता, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला ये गाना सुन,
अब इसके जैसे सिमिलर गाने निकाल और उसके अंदर ये इमोशन और ऊपर से होना चाहिए। उसने निकाल के दे दिए। मैंने कहा वाह यार। तो मैं ऐसे कुछ सॉन्ग्स डिस्कवर कर पाया जो कि मैं वैसे तो नहीं ढूंढ पाता। एंड हाउ आर यू एज अ किड? क्योंकि अब मैं पूछूंगी वो सवाल जो सबसे ज्यादा रौनक से पूछा गया है कि मंकी मैजिक नाम क्यों है चैनल का? मेरे को बचपन में तो मैं बहुत फन था, मेरे को ऐसा लगता है, बट उसके बाद फिर जितनी मेरी मेमोरी है तो मैं तो एक बहुत बोरिंग बच्चा था अपने 9th से लेकर 12th तक प्रोबेबली। 11th में मेरे को लाइफ में मेरी थिएटर आया, 10th में एक्चुअली। तो थिएटर ने मेरे को बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करने का मौका दिया, तो थिएटर से मेरे को काफ़ी मज़ा आया। मैंने NSG की वर्कशॉप ली थी 3 महीने, जब गर्मी की छुट्टी पड़ती है तो 1-1.5 महीने की वर्कशॉप लगती है, तो वो मैंने ली थी। मैंने भी ली थी। हाँ, तो मेरे को समर वर्कशॉप की तो उसने बहुत चीज़ें खोल दी कि मेरे को लगा वाह यार, मतलब मैं तो थिएटर पे ही जीऊंगा, थिएटर पे ही मरूंगा। स्टेज बहुत बढ़िया चीज़ हो गई मेरे लिए, मेरे को अच्छा लगा। तो तब जब उसमें आ गया मैं तो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी बेटर होने लगी। बट फिर जब लाइफ में कैमरा आया तो मेरे को लगा नहीं यार, थिएटर से भी बेटर मैं ज़्यादा फिल्म मेकिंग की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। एक आपने बोला कि एक YouTube चैनल था मंकी मैजिक सीक्रेट, जिसमें भी 1.5 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सिर्फ 73 वीडियोस डाल के। 1.5 हो गए थे, अब कम हो गए होंगे। अब क्योंकि छोड़ दिया है बनाना। हाँ, 1.5 साल हो गया छोड़े हुए। तो इस पे हमारे एक पे 150 मिलियन आए हैं। इसी वीडियो से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन अलोन वन वीडियो से। एक रील से, एक शॉर्ट से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं तो जोक कर रहा था, मैंने बोला बताओ कितने प्ले बटन चाहिए, उतने चैनल बनाए, उतने 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आए। पर क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, चैनल बंद कर दिया ना हमने। एक बार देख लें इस वाली हाँ, शॉर्ट देख लो। तो पहले बात करते हैं कि हुआ क्या इसमें कि ये इतनी चली। ठीक है, देखते हैं इसका। जब लंच के डब्बे में लौकी की सब्जी निकली तो मैंने और डिवेंको ने एक ही आवाज में बोला, जोमैटो। किसकी डिलीवरी फास्ट है ये पता लगाने का टाइम आ चुका है। आई एम श्योर ये बनाते हुए तो नहीं लगा होगा कि इससे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाए। नहीं। पर क्या हुआ इस वीडियो में? ऑब्वियसली देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहला क्या, एक बर्निंग क्वेश्चन है लोगों के मन में, है ही, इतनी व्यूअरशिप तभी आई है। बट क्वेश्चन लोगों के मन में ये है कि क्या स्विगी फास्ट है, जोमेटो? तो अगेन ट्रेन वाला वीडियो जैसा हो गया, यूनिवर्सल हो गया। इंडिया की बात कर रहे हैं बट यूनिवर्सल बोल रहे हैं हम, है ना? तो इंडिया में लोगों को जानना है कि क्या फास्ट है। उसके बाद इस टॉपिक पे वीडियोस 1-2 लोगों ने बाद भी इसके बनाए, बट इतनी रीच कभी नहीं गई, क्योंकि खाली टाइटल और एक कॉन्सेप्ट कम अप करना इज नॉट एवरीथिंग। देन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट इज इंजॉयबल, क्योंकि यूट्यूब पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, प्राइमरी एजुकेशन आई थिंक सेकंड है। तो वो बोर हो रहे हैं, वो देख रहे हो, कह रहे अरे अच्छा म्यूजिक और वॉइस ओवर आ रहा है और कुछ अजीब शक्लें बना रहे हैं फिर से। मगर ये क्या होता है ना, ये जो कैरिकेचर तरह का कंटेंट होता है, ये लोगों को कभी कभी हुक कर जाता है कि हाँ अच्छा। सेम चीज़ हो रही है इसके अंदर भी, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एंड आपको ना लोगों को अपनी रील में एंड तक रोकना है। ठीक है, जो एंड तक रुक गया, आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ गया, आपका एवीडी अगर बढ़ गया तो यूट्यूब उसको रेकमेंड करेगा ही करेगा। इसके अंदर लोग एंड तक देख रहे हैं क्योंकि हम आंसर ही एकदम एंड में दे रहे हैं, उससे पहले हम बिल्ड कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो ये बोल रहे हैं। एक ये मैट्रिक हो गया इसके चलने का। एक और मैट्रिक ये हो गया क्योंकि 2 दोस्तों की इसमें लड़ाई दिखती है, तो वहां भी ड्रामा लाया करता है कि कौन सही है। एक तो मन में आपके भी को होगा, आप भी सोचते होगे कि स्विगी सही है, जोमेटो आपका एक फेवरेट होगा। अब स्क्रीन पे आपको 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं तो आप जानना चाहते हो कि हाँ कौन जीता भाई, एक्चुअली इन दोनों में से कौन जीता, क्या ये जीता क्या ये जीता। तो खाली यही आंसर नहीं मिल रहा है आपको कैरेक्टर में भी इन्वेस्ट हो गए तो आपको वो भी ज्यादा मिल रहा है कि हाँ ये या ये। तो बहुत इजी है व्यूज लाना यूट्यूब पे, मैं ये बोलता हूँ, अगर आप क्रैक कर लो। इसमें सार्थक सचदेवा बहुत अच्छा काम करता है, मैंने देखा है। टू सिड उसने एक फॉर्मेट क्रैक कर लिया है, अब वो करता रहता है रोज। ठीक है, कुछ चीजें दिखाती हूँ आपको, ठीक है? तो उसके बारे में फिर थोड़ी बात करना आप। ये मैं नहीं देखा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, ठीक है? ये रौनक ने हमको ग्रेशियसली अपने बैकएंड का एक्सेस दिया था, तो उसमें हमने देखा कि जो अभी रौनक को फॉलो कर रहे हैं वो 80% मेल हैं और 19.6% फीमेल हैं एंड मोस्टली 42+30 मतलब 18 से 34 ईयर्स की ऑडियंस है। तो क्या ये डेमोग्राफिक आपके दिमाग में रहता है जब बनाते हो कंटेंट, या फिर क्यों है ऐसा डेमोग्राफिक? इसके बारे में बताओ थोड़ा। मेरे को लगता है हम थोड़ा खूबसूरत और होंगे तो फीमेल व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा है? आई थिंक दैट, आई डू नॉट थिंक इट्स अ लाई। इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे में फीमेल का 48% है। हाँ बढ़िया है। 52 to 48% है।
जबकि मेरे को हमेशा से लगता था कि इन जनरल फीमेल्स आर लेसर ऑन द इंटरनेट, तो लेस ही कंज्यूम करेंगी। नहीं, what you are doing is very different and very tough and very, जहाँ पे हम ज्यादा लड़कियों को काम करता नहीं देखते हैं ग्राउंड लेवल पे ना, तो लड़के अप्रिशिएट करते हैं, दे ऑल्सो वांट टू सी अ वर्ल्ड फ्रॉम वुमेन का पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो ऑफर करने वाले बहुत कम लोग हैं। आई एग्री। इनफैक्ट मतलब वो इन अ वे प्रोपोजिशन ही इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम एक लड़की को इन डिफिकल्ट जगहों पे डाल दे रहे हो, तो एज इट इज, जैसे आपने बोला ना कि आपकी वीडियो में एक चैलेंज होना चाहिए, एक नहीं ड्रामा है यहाँ हाँ, पे, कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर ही और शी डज नॉट बिलोंग। हाँ, और आई ऑल्सो थिंक कि मतलब जिस तरीके से मैं प्रेजेंट होती हूँ, मेरी लुक, मेरा वो चीज करता है इम्पैक्ट। डेफिनेटली करता है। तो यू थिंक, यू एग्री? 100%। किसी वीडियो में सूट मत पहन के कुछ और पहन के जाओ, क्या बोलते हैं, जैसे वो ट्रैकिंग वाले कपड़े पहन लो, उस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं करेगा लोगों को जो सूट करेगा। आई एग्री। और क्रॉप टॉप अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल, साड़ी अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी, एंड ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर दैट यू आर। हाँ 100% दैट यू आर पोर्ट्रेइंग, दैट यू वांट टू बी, मे बी जो भी है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये मैं खुश हूँ कि मेरी 25 से 34 साल की ऑडियंस बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी। अच्छा। पहले इतनी नहीं थी, पहले 18 से 24 ज्यादा थे, और मैं चाहूंगा 18 से 24 थोड़े और कम हो जाएं और 25 से 34 बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ी समझदार ऑडियंस है और मैं समझदार कंटेंट बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो बढ़ेगी ऑडियंस तो मेरे को मजा आएगा। मतलब यूजुअली क्या लोगों को एम करना चाहिए 25 से नहीं नहीं 35 नहीं, टाइप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एम करना है तो भाई करो 13 से 17 साल को, लाइफ गुड हो जाएगी आपकी। क्योंकि इतने सारे हाँ, हैं। इतने सारे हैं, और बच्चों क्या कर रहे हैं, टीवी चला के छोड़ देंगे, उसमें छोटे बच्चे भी इसी में आते होंगे, पेरेंट्स खाना खिला रहे हैं, टीवी पे चल रहा है कुछ भी, तो वो एम तो फिर वो रखो। बट मेरे को है कि 25 से 34 में ऑपरेट कर पाए तो बेटर है, क्योंकि मेरे को लगता है ऑडियंस, मैं थोड़ा सेंसिटिव, मैं अगर वल्नरेबल हो रहा हूँ स्क्रीन पे, तो मेरे को लगता है ये ऑडियंस ज्यादा अच्छे से उसको रिसीव करेगी। 18 से 24 वाले कर लेंगे, नॉट रियली श्योर कैसे कर पाएंगे। डू यू थिंक ऑडियंस की एज इज डिफाइंड बाय क्रिएटर की एज? क्या रिलेशनशिप हाँ, है? ये भी है। अब मेरी भी एज बढ़ रही है तो मेरी ऑडियंस की भी एज बढ़ रही है। मतलब ये 30% पहले नहीं था, ये तो मेरे को याद है, थोड़ा टाइम पहले, मतलब बहुत साल पहले देखा था, इतना नहीं था। पहले ज्यादा यही था, 18 से 24। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो थी ये मेरे को वॉन्डरडा ने बताया था कि लोग टीवी पे ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं आज की डेट में। मैं क्या खुश हो गया मैं, क्योंकि अब मैं ना स्लो कंटेंट बनाना चाहता हूँ विद टाइम, एंड स्लो कंटेंट इज बेटर कंज्यूम्ड ऑन टीवी, नॉट ऑन फोन पे चल स्किप कर मिस हो जाएगा। तो टीवी की मेरी ऑडियंस ऑलमोस्ट 30% हिट हो रही है, आई एम हैप्पी, एंड आई विल ट्राई कि ये और बढ़े और फोन की ऑडियंस थोड़ी कम हो जाए। इवन मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि एक यूट्यूब चैनल को 30% लोग टीवी पे देख रहे हैं, एंड आई थिंक ये बताता है फ्यूचर ऑफ यूट्यूब के बारे में भी। ये बहुत चीज बोलता है कि एसेंशियली मतलब इसका मतलब ये है कि लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं टीवी देखने के लिए भी। मैंने आपको टीवी शो की बात बोली ना, यू शुड ट्रीट योर चैनल एज अ टीवी शो। आई डिड, एंड बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। एक ये भी इंटरेस्टिंग मेरे को ऐसा लगा कि हमारे जो व्यूज आ रहे हैं वो ज्यादा शॉर्ट्स से आते हैं। 100% शॉर्ट से ही आएंगे। और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज्यादा ये 2 महीने का डेटा है, क्योंकि 2025 में मैंने तो 2 महीने कंटेंट डाला है, तो 2 महीने के डेटा के हिसाब से लॉन्ग वीडियोस ने मेरे को ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिए हैं, क्योंकि मेरा फोकस लॉन्ग वीडियोस ही है। अब अगर इस फोकस से मैंने शॉर्ट बनाया होता तो मेरे 2 के 4 मिलियन हो गए होते। मंकी मैजिक वीडियो का कोई टेम्पलेट है कि ऐसा टेम्पलेट हम फॉलो करेंगे टाइटल के लिए? नहीं है ना, वही तो है। हमारी ओपनिंग का कोई टेम्पलेट नहीं है, हमारे वीडियो का कोई टेम्पलेट नहीं है, टाइटल्स का, थंबनेल्स का भी कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है। ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक हम फिक्स फॉर्मेट के वीडियोस नहीं बना रहे। जैसे ध्रुव राठी के वीडियोस हैं, वो पता है, चलिए दोस्तों स्वागत है, वो ऐसे करके कुछ तो करता है वो, है ना। हमारा नहीं है, ऐसे में तो मैं हर बार सेम ओपनिंग नहीं ऑफर कर सकता। बट जब ये सीरीज पे बात आ जाती है तो सीरीज पे आपको सेम ओपनिंग दिखेगी हर बारी। जैसे K2K की आप कोई भी ओपनिंग खोल लो, सेम है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं उसको टीवी शो की तरह ट्रीट कर रहा था। उसमें मैं आर्ट नहीं घुसा रहा था, सीधा आज का जो मुद्दा है सीधा बोला, इंट्रोडक्शन दिया, अपना वो गाना आ गया एनिमेशन के साथ, एंड देन वीडियो शुरू हो गई। ये एक फॉर्मेट उसका लॉक्ड हो गया था। तो उस सीरीज के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बट मेरे खुद के वीडियोस का कोई फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारी सीरीज की है कि आई थिंक 3-4 तो कर ही लिए, 4 कर ली होगी शायद। शॉर्ट फॉर्म में भी की है और लॉन्ग फॉर्म में भी की है।
इतना प्यार क्यों है सीरीज से? सीरीज इजी है ना यार, मेरे को रोज काम नहीं करना, मतलब रोज मैं नहीं मेहनत कर सकता इतनी। और मेरे को वो भी लगता है क्रिएटिविटी छोटे पैकेज में ज्यादा होती है, मतलब मेरे को आप 1 महीना दो और बोलो बी क्रिएटिव, आई विल बी क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ साथ यूट्यूब में हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा है। और अगर कोई फ्यूचर क्रिएटर बनाना चाह रहा है सीरीज, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे कि दिस इज व्हाट मेक्स अ गुड सीरीज ऑन यूट्यूब? सीरीज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब आपकी चल गई तो बढ़िया है, नहीं चली तो आपका 1 महीने का कंटेंट जीरो, कोई नहीं देख रहा, तो समझो खराब भी हो सकता है भाई, बहुत ज्यादा कुछ गलत हो गया तो। बट सीरीज एक गोल ओरिएंटेड ज्यादा होती है सीरीज का ना, एक फिक्स अमाउंट में ऑपरेट करनी चाहिए वो, कि सुबह मैं 9 बजे डाल रहा हूँ, अगर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो वो मेरी सीरीज खोल के ही ब्रेकफास्ट करेगा। और ऐसा होता भी था, कमेंट करते थे आज वीडियो नहीं आई तो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक फिक्स टाइम पर डालो, कि आप उनके रूटीन का पार्ट हो जाओ। अगर आप हो गए तो मतलब यूट्यूब सही थोड़ा कर रहे हो। तो सीरीज में मेक श्योर ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कैसे भी, सीरीज को आप एक टीवी शो की तरह ही लेके चलो। तो इसलिए उसका एक एनिमेशन बनाओ, लोगो बनाओ, जो भी एक आइडेंटिटी दो सीरीज को। वो सीरीज लगनी चाहिए कि पता चल गया कि हाँ भाई अब ये 30 दिन के लिए मैं कमिटेड हूँ, मैं अभी ये देख रहा हूँ, 30 दिन बाद कुछ और आएगा। और क्योंकि मेरा कंटेंट मेरे से ही निकलता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड मी ओनली, तो इसलिए मेरे लिए सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। एक यूट्यूब वीडियो में एक कैरेक्टर होना भी जरूरी है ना? जॉनर पे डिपेंड करता है ना, जॉनर पे डिपेंड करता है। मेरे जॉनर में मैं पसंद करता हूँ ये करना, कि मैं एक कैरेक्टर की तरह चीजें हैं और मैं उसको वैसे देख रहा हूँ। होता मैं ही हूँ, बट ऑडियंस के लिए कैरेक्टर है वो। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें फेक कर रहे हो, होता मैं ही हूँ वो। तो ऑडियंस के लिए कौन है वो, क्या है वो कैरेक्टर? ऑडियंस के लिए बेसिकली मेरी वो सेल्फ है जो बहुत ही ज्यादा ओपन है। जब एक सीरीज आती है ना, तो उससे पहले मैं एक पीरियड लेता हूँ, कूलिंग पीरियड बोल लो, ऑफ पीरियड बोल लो, जिसमें मेरे को पता है कि यार अगले 15-20 दिन में मेरे को खुद के अंदर बहुत डीपली घुसना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा ओपन होना पड़ेगा चीजों को लेके, जो कि मैं शायद नॉर्मल लाइफ में ना हूँ। नॉर्मल लाइफ में अगर हो सकता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इरिटेट हो जाऊँ किसी से, जनरल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो। बट अगर मैं सीरीज में कर रहा हूँ तो मैं एक अलग माइंडसेट के साथ गया हूँ, तो मेरा माइंडसेट ही उस समय कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो फिर वो उस कैरेक्टर की जर्नी फॉलो कर पाते हैं, जिसके कुछ गोल्स हैं, जिसके कुछ एम्बिशन है, और फिर देखते हैं वो क्या कर पाता है। जैसे इसके अंदर तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल दे दिया था कि हमें फ्री में ट्रैवल करना है, तो अब ड्रामा तो अपने आप ही आएगा जब फ्री में ट्रैवल करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटेंट बनाने के लिए पैसे चाहिए, ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने जो कंटेंट किया उसमें तो क्या ही, मतलब गोल ही ये था कि आपको फ्री में ट्रैवल करना है। आई एग्री। अच्छा, अब आपने बोला कि आप आईफोन से ही शूट कर लेते हो, ड्रोन की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं रखता। हाँ, क्या चीजें रखते हो? क्या है एक मंकी मैजिक की वीडियो के गियर्स क्या है? अभी के लिए है फोन के साथ साथ एक यहाँ पर छोटा सा एक्शन कैमरा एंड एक 360 कैमरा, ये 3 चीजें हैं अभी के लिए, इतना ही है। तो डिपेंड करता है कि आप अगेन कंटेंट किस तरह का बना रहे हो, क्या इमोशन आप इवोक करना चाह रहे हो। अगर मैं रॉ रखना चाहता हूँ उस चीज को, क्योंकि मेरे को लगता है उससे ऑडियंस बेटर कनेक्ट करेगी, तो मैं थोड़ा चीपर गियर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसकी एक फील होती है, रॉनेस ज्यादा होती है उसमें। बट अगर मेरे को पॉलिश चाहिए अपना काम, तो ऑब्वियसली मैं एक महंगा कैमरा लेके आऊंगा। C200 एक सिनेमा कैमरा है कैनन का, बहुत पहले लिया था, अभी मिट्टी खा रहा है, वो पड़ा हुआ है किसी कोने में। कितने का लिया था? 5.5 लाख। तो आप 5.5 लाख रुपए के कैमरे से नहीं शूट करते, अपने एक फोन से ही शूट करते? हाँ, मेरे पास पड़ा है, मिट्टी खा रहा है, मैं कर नहीं सकता। अब अगर मेरा कनिष्क गुप्ता जैसा कंटेंट होता तो आई वुड लव टू, मेरा वो नहीं है। मेरे को भी लगता है कि लोग बहुत ज्यादा घुस जाते हैं कि मैं बेस्ट गियर लेके आता हूँ, बेस्ट चीज लेके आता हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। व्हाट इज यू आर ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट इज यू आर ट्राइंग टू शूट, तो उस पे मैटर करता है। और अब जैसे ये शूट हो गया, ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडिटिंग टेबल पे, या अब हमारे पास सारी फुटेज है, अब क्या होता है? अब एक स्क्रिप्ट लिखते हो या फिर सीधा एडिट होता है? सो द थिंग इज, क्या होता है कि क्योंकि मेरे पास इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं जब ऑन द ग्राउंड होता हूँ तभी स्क्रिप्ट हो गई होती है, तभी एडिट भी हो गया होता है दिमाग में। मतलब इट्स एवरीथिंग इज डन। एडिट पे आके अगर आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ रही है तो मतलब तो सही नहीं है टेक्निक, मतलब आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। आप चले गए और आपने दुनिया जहान की फुटेज शूट कर ली, फिर आप फंसे हुए हो, फिर महीना बैठे हुए हो, यार समझ नहीं आ रहा। तो वही है आइडिया की क्लैरिटी की जो हमने बात की थी, क्योंकि मेरा आइडिया इतना डिफाइंड है, मेरे को पता है क्या है, तो मेरे को वही फिल्टर हो जाता है शूटिंग के टाइम पे। दिस इज पार्ट ऑफ माई कंटेंट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई कंटेंट, सो आई डू नॉट शूट दैट ओनली। और उसके बाद वापस आके इट्स प्रिटी ईजी
एडिटर्स को सीधा बोलना ये ओपनिंग शॉट है, ये शॉट है, ये शॉट है, ये डाल, ये डाल, ये डाल, ये डाल, बीच की कन्वर्सेशन डाल, हाँ यहाँ थोड़ा बिल्ड कर दियो, ये फनी लगना चाहिए। हो सकता है कुछ मोमेंट्स फनी है नहीं, बट आप एडिट से उसको फनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो हाँ ये थोड़ा फनी लगना चाहिए, इसका इस तरह से एंड हो जाएगा। मेरा वीडियो फुल फ्लैश स्ट्रक्चर्ड होता है। हाँ, तो जैसे ये भी होता होगा कभी कभी कि कुछ सीन्स हैं जो बहुत अच्छे थे बट शूट नहीं हुए, तो क्या रिक्रिएट करवाते हो? हाँ, मैं तो रिक्रिएट ही कराता हूँ। मेरे में सुंदर सीन्स तो नहीं होते हैं क्योंकि वो तो मैं शूट कर सकता हूँ, पर मैं किसी से मिला और वो बहुत आइकॉनिक तरीके से मिला, तो वो मैं रिक्रिएट करा लेता हूँ। वो कहता हूँ भैया जरा फिर से कर दो, वो कर देते हैं। मोस्टली हर कोई करता है। एडिट का यही फायदा है कि आप अगर अपने दिमाग में एडिट कर पाते हो। मैं सोचता यार ये मोमेंट तो निकल गया, अब कैसे होगा, तो आप चौथे दिन, इसलिए मैं ब्लैक पहनता हूँ टी शर्ट, हाँ। क्योंकि वो डे 1 हो, मेरी जर्नी का डे 4 हो, डज नॉट मैटर, यू कैन नॉट टेल, इट्स ब्लैक, खाली ब्लैक। और मेरे बहुत सारी ब्लैक टी शर्ट्स हैं, तो अगर कुछ चौथे दिन पे हुआ है और मेरे को एडिट में ऐसे दिखाना है कि ये पहले दिन हुआ है, तो मैं दिखा सकता हूँ। वो मेरे को फ्रीडम देता है सेम कपड़ा पहनना, इसलिए मैं सेम कपड़े पहन के घूमता हूँ। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो कि टिपिकली मंकी मैजिक शॉट्स हैं। हाँ, क्या है वो शॉट्स? नदियों के शॉट्स, पानी के शॉट्स, बस पानी चल रहा है। और इस्टेब्लिशिंग शॉट्स मेरे को लगता है मैं सही लेता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश द प्लेस दैट यू आर ऑपरेटिंग इन, वरना ना लोगों को समझ नहीं आएगा। आप तो उस जगह पे प्रेजेंट थे तो आपको पता है। अब जैसे स्टूडियो में हम इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। लोगों के लिए तो यहीं पे टेबल चेयर है, उनके लिए तो इतना ही है, पीछे लाइटें लगी हैं, पीछे वो लग रहा है, तो वो दिखाना पड़ेगा स्पेस, तब समझ आएगा कि आप किस स्पेस में जाके ये सब कर रहे हो। आई एग्री। मतलब एस्टैब्लिशिंग जगह यूजुअली लोग भूल जाते हैं क्योंकि तुम घुस गए उस जगह को, तुमने एक्सपीरियंस कर लिया और तुमने माइक्रो तरीके से देख लिया, बट वो चीज कहाँ हुई? हाँ, इस्टेब्लिश नहीं कर पाते सही से, काफी लोग नहीं कर पाते, तो समझ ही नहीं आता ये हो कहाँ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है एज अ क्रिएटर फॉर यू टू डू इन अ लॉन्गर टर्म? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका गेम ओवर 2 महीने में हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है आपको कितना फीडबैक, कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है ऑनलाइन। तो अगर आप फिजिकली बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे, आपका मेंटल लेवल पे आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ये सत्य है। मतलब मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, मैंने कोई रिसर्चेज नहीं पढ़ी, बट मेरे को पता है कि अगर मैं फिजिकली एक्टिव हूँ तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, वरना चलना बंद हो जाएगा और मैं एक होल में गिर जाऊँगा। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रैवल क्या रहा है? जापान गया था मैं पिछले साल। और यहाँ पे इंडिया में जैसे क्रूज इंडिया में वो तो गवर्नमेंट का क्रूज था, वो तो सस्ता क्रूज था बहुत। मैंने एक बार एक फेरी क्रूज था, फेरी बोलो क्रूज बोलो, से वो लिया था अंडमान से पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता का, वो भी 4 दिन का था। हाँ। और वो मैंने 15,000 रुपए का रूम था उसका। हाँ। पर 4 दिन का 15,000 का रूम था, शायद वो सबसे महंगा रूम होगा कोई सरकार के हिसाब, सरकारी सर्विस जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, बट वो रूम बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। तो 15,000 मेरे को तो वर्थ इट लगे। मैं कहा वाओ, 15,000 में आपको ये कमरा मिल रहा है शिप में, प्राइवेट रूम, एक होल सा होता है, उससे आप बाहर देख सकते हो, विंडो बोल लो, विंडो से, तो बहुत ही बढ़िया है वो। आई थिंक उससे ज़्यादा महंगा तो मैंने नहीं कुछ किया होगा कभी खर्चा। क्या गंगा एक रिलीजियस नदी है? नहीं, रिलीजन नहीं है ना। नदी तो नदी है यार, वो सबका पालन पोषण करती है। नदी थोड़ी आपसे पूछ रही है पहले अपनी जाति बता, अपना धर्म बता, तब पानी दूंगी। बट जब आप ग्राउंड पे जाते हो, जितना मैं घुमाऊं मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। बल्कि मेरे से लोगों ने मेरी जाति पूछी है नदी के किनारे, कभी किसी ने मेरे से ये नहीं बोला कि भाई तू धर्म है तो तू निकल जा यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बता, थोड़ा बात करो। मैं नागालैंड 1 महीना रहा हूँ, ज्यादा नॉर्थ ईस्ट तो नहीं घूमा, नागालैंड 1 महीना रहा हूँ पूरा। हाँ। और मेरे को तो प्यार है उस जगह से। क्यों? यार क्या बढ़िया लोग हैं, और वो ना बहुत रॉ स्टेट है, तो ट्रैवल का मजा रॉनेस में ज्यादा आता है कि रॉ खूबसूरती, सड़कें गंदी, वो भी एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं ट्रैवल के लिए गया हूँ, कोई बार रहे तो उसके लिए सरदर्द है ना, सड़कें ही नहीं है। बट मैं गया एक्सपीरियंस बोल के, मैं तो चमका लूंगा कि मेरे को मजा आया। बट लोग बहुत काइंड है, बहुत बढ़िया लोग हैं। नागालैंड फूड भी कहते हैं कि बहुत ही, वो तो लोग घबरा जाएंगे, है ना? हाँ, वो तो लोग घबरा जाएंगे। वो तो काफी लोग तो वही बोल के कि नागालैंड के लोग तो अच्छे नहीं होते क्योंकि वो कीड़े खा रहे हैं, स्नेक क्या खा रहे हैं, सिल्क वॉर्म खा रहे हैं, रैट्स खा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब आप तो फिर पूरे चाइना को ही आप बोल दो कूड़ा है। मतलब फिर आप खाली खुद के बिलीफ सिस्टम को छोड़ के दुनिया में और क्या है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम फिर आपके साथ है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ इशू है। मतलब यू रिस्पेक्ट योर थिंग एंड लेट देम बी, ऐसा सीन है। और किसी सिटी का खाना कुछ यूनिक खाया हो? उसका बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना, ये बैंगलोर साइड, केरला, वाओ
क्या खाना है, मतलब मेरे को केरला ना साउथ का पंजाब है। अच्छा, एक्सपैंड। मतलब वहाँ पर लोग मेरे को लाउड मिले, उनकी फिल्में ऑल्दो वो अच्छी आर्टवादी फिल्में बना रहे हैं बट उनके म्यूजिक क्या एक नंबर होते हैं, खाना क्या फ्लेवर्स होते हैं, मस्ती करते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, कार मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पंजाब में लोग ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हैं। इनका यूथ यूएई जाता है, पंजाब का यूथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाता है। थ्री बेस्ट थिंग्स अबाउट इंडिया। पीपल आर वेरी वेरी नाइस, मतलब दे वुड गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक यू फील कंफर्टेबल, टू डू थिंग्स फॉर यू। आई थिंक दिस इज स्ट्रेंथ तो लोग ही हैं, मेरे को ये लगता है। फेस्टिवल्स बहुत बढ़िया है इंडिया के, बहुत ही। अभी मैं वो उधर एक यात्रा निकलती है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे होते हैं, आनंदी करके एक जगह थी शायद, वहाँ से महाराष्ट्र में चलते हैं, पुणे के पास में है, पंढरपुर तक जाते हैं कुछ 14-15 दिन लगा के, गाते हुए, नाचते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए। तीसरी एक चीज़ और रह गई थी जिसको मैं मेंशन करना चाहता था। सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ पे ना भगवान माना गया है काफ़ी चीज़ों को। नदी को जैसे माँ माना जाता है, पहाड़ों में देवता होते हैं। तो ये मेरे को लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि अनलेस यू रियली, आपको एक सरफेस लेवल कॉन्सेप्ट लग सकता है, बट आप जब वहाँ पे जाओगे ना, एक्चुअली नदी किनारे चले जाओगे और आप एक्चुअली लोगों से मिलोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फील होगा कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप इस लैंड में पैदा हुए हो। ये हमारा मिसफॉर्चून है कि हम करप्ट हैं, पॉलिटिक्स थोड़ी सी ऐसी है, और इतनी डेवलपमेंट पिछले सालों में, मतलब सिंस आज़ादी इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है। बट स्टिल जो फंडामेंटल्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एग्जीक्यूशन ठीक हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। हाँ, मेरे को भी लगता है कि जो लोकल प्रैक्टिसेस है ना, वो बहुत सस्टेनेबल है इंडिया की, कि उनको पता है कि कितना पानी यूज़ करना है, कितना कंजर्व करना है। कि वो लद्दाख में हम लोग गए थे तो उन्होंने ऐसे टॉयलेट्स बना रखे हैं जहाँ पे पानी नहीं डालते। ड्राई टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे, आप बाद में उसको खाद में डाल लो, खाद की तरह यूज़ करो। मतलब ये जगह की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उस हिसाब से अगर आप चलते रहोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वही मतलब पूरी संस्कृति में भारत की वो एनग्रेव्ड है। सिविक सेंस एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कितनी भी बड़ी जीडीपी हो जाए, कितने भी बड़े अमीर लोग हो जाए, जब तक हर इंसान दूसरे इंसान के लिए नहीं सोच रहा और अपने सराउंडिंग के बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर हाँ, और नहीं सोचता। अब इसमें रीजंस 10,000 दे दो, मैं रीजंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने एक वीडियो सोचा हुआ है, वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचा हुआ था, ये कोई लड़की करेगी तो बहुत वायरल जाएगा, कोई और कर सकता है। इसको फन में बनाना है, ठीक है। मतलब एक लड़की है, बहुत फन उसमें है, कहेगी आज हम दिल्ली घूमने चलेंगे, और जितने भी लोग दीवारों पे सुसु कर रहे हैं ना, वो जाके वहां पे देखे और अरे सर क्या कर रहे हो, वाइल दे आर डूइंग इट, और उनका कोई चेहरा ब्लर नहीं करना, कुछ नहीं करना। यू मेक अ वीडियो अबाउट इट, इट विल गो वायरल, एंड फिर वो नहीं करेगा पब्लिक में कभी। इस कॉन्वर्जेशन से मेरे को ये बोलना था रौनक के जरिए, अपने जरिए, हम दोनों के साथ में जरिए, कि इंडिया के हर कोने में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बस उन कहानी को बताने वाला चाहिए। और मेरा ये एम है कि लर्न पेज से हम लोग क्रिएटर्स को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, थोड़ी सी सीख दे सके और सारे लोगों से बात कर सके, और सारे क्रिएटर्स से आगे जाके बात कर सके। तो आप भी बताना कि आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।